अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक होंगे मेरे तमाम 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 बच्चे। कल की क्लास IFRS 5 कल हमने शुरू किया था और इंशाल्लाह उसी को आज आगे लेकर के हम बढ़ेंगे। IFRS 5 कल सिर्फ ऑब्जेक्टिव आपको बताया था कि इसका नाम क्या है, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट जो कि कंपनी ने सोच लिया है कि अब हम उनसे इस्तेमाल करके बेनिफिट नहीं लेंगे बल्कि कैसे लेंगे, बेच करके। तो हमने कहा सिर्फ सोच लिया है वो यहां पर आ जाएंगे। और दूसरे सर कौन सी तरह के एसेट यहां पर आएंगे, जल्दी से बताएं। दूसरे हमने कहा कि सर यहां पर जो एसेट आएंगे वो आएंगे डिस्पोजल, जिसको हमने डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। यूनिलीवर ने सोच लिया कि हम जो है अगर किसी ऑपरेशन को अपने डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं तो हमने कहा सर वो भी यहां पर आ जाएगा। ऐसा ही है सर, पक्की बात है। तो IFRS 5 ये बेसिकली कल की क्लास में हमने पढ़ा था और आज हम आएंगे। एक बच्चे का सवाल आया है, वो बहुत सारे सवालात भी इंशाल्लाह जवाब देते जाऊंगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। एक बच्चे का सवाल आया है कि सर एक्सेल पे भी हम करेंगे या इस पे रजिस्टर्ड पे, अभी रजिस्टर्ड पे। एक्सेल पे मैं आपको कराऊंगा जब मुझे पता होगा ना, जब मैं आपको कराऊंगा। थोड़ा आप लोग फर्म में जाके एक्सेल पे हाथ तो साफ कर लें, आपको शॉर्टकट्स तो पता चल जाए, फिर हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि एक्सेल पे कैसे खेलते हैं। एक्सपेक्टेड यही है कि आप लोगों के पेपर तक एक्सेल वाली पॉलिसी, क्योंकि आईकेप ने कहा था ये जो अटेम्प्ट है इसमें सीफेप में, उसमें MSA में अप्लाई हो रहा है कंपलसरी, और जो अगली अटेम्प्ट है उसके अंदर सीफेप के पेपर जून 23 में एक्सपेक्टेड है। सही है, नहीं मतलब आईकेप की जो है सॉफ्टवेयर उसी के अंदर स्प्रेडशीट होगी, स्प्रेडशीट ही होगी, सही है, या वर्ड होगा। लेकिन अब तक के जो हमारे जो है जराए हैं उनके हिसाब से वो स्प्रेडशीट बहुत हैंग होती है, तो इसीलिए आईकेप से रिक्वेस्ट की जा रही है और आईकेप ने उस पर काम भी किया है कि स्प्रेडशीट इंशाल्लाह आपकी अच्छी हो जाएगी तब उस पर। दूसरा एक सवाल ये आया, बहुत सारे बच्चों का सवाल आया कि सर मैं चाह रहा हूं या मैं चाह रही हूं कि मैं अभी से सारे लेक्चर का मुझे मिल जाए, 6 महीने के अंदर मैं FFR खत्म करूं। तो ये है, बिल्कुल मैं कहता हूं अगर आपको लगता है अभी, बल्कि मैं अभी एडवाइस यही करता हूं कि अगर अभी आपको लगता है आपके पास टाइम बहुत है और अभी थोड़ा सा टाइम होगा, देखो दिसंबर जो है ना थोड़ा सा सुकून में गुजरेगा, जनवरी मारा मारी होगी, खास तौर पे जो लोग बैंकिंग सेक्शंस में होंगे, जैसे फर्ग्यूसन में सेक्शन सी है, KPMG में तो डिफरेंट है, उनके लिए दिसंबर और जनवरी बहुत खतरनाक होती है। बैंक्स का ईयर एंड होता है तो आपको नहीं हो पता होगा दिन कब रात कब, सही है। अगर आप किसी बैंक का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का ऑडिट कर रहे हैं, उनका दिसंबर ईयर एंड है तो बुरा। तो दिसंबर में, हाँ, तो अब सर अभी क्या करें, अभी आपको निमड़ा का जाए, आप निमड़ा को बोले कि मेरी उसको ये वाजे बोलेंगी कि मेरी अटेम्प्ट तो दिसंबर है, सही है, या बोलेंगे लेकिन मुझे जो है एक्सेस चाहिए जून 23 का भी। तो होगा ये कि जून 23 के अंदर जो लेक्चर्स आ रहे हैं IFRS 15 वगैरह वाले बैच के, वो आपको मिल जाएंगे। तो आप उसमें से IFRS 15 उठा के करना शुरू कर दें। बुक आपको मिल जाएगी IFRS 15, सबसे पहले टारगेट करें, उसके अच्छे खासे लेक्चर हैं मेरे, मुझे तो याद पड़ रहा है 20 के करीब लेक्चर हैं। तो आप वो 20 के करीब लेक्चर्स को निपटाना शुरू करें ताकि आपका वो हो जाए, अगर आपको जल्दी खत्म करना है। नहीं तो साथ साथ चले, मैं आपको बताते जाऊंगा, ये चलेगा और 15 भी चलेगा। नहीं, IFRS अभी नहीं लेने किसी भी बच्चे को, मतलब मैंने कहा ना, एक तो पहले कोशिश करें कि आप लोग किसी से बच्चे आ जाएं ले लें, और आप इंशाल्लाह ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो सर यहां तक कोई भी सवाल है अगर किसी के दिमाग में तो मुझसे पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम बढ़ रहे हैं आगे। अब IFRS 5 जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा हुआ है, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा हुआ, उनको पता है कि हमारा IAS में ऐसी बातें लिखने की हम उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और फिर हम आ जाते हैं। और ये इसमें से जो बातें होती हैं उनमें से मैं आपको बता दूं कौन कौन सी बातें हर IAS में आपको फिक्स मिलेंगी और कौन कौन सी बातें अलग अलग होंगी। हर IAS का एक ऑब्जेक्टिव होता है, स्कोप होता है, मेजरमेंट होती है और डिस्क्लोजर्स। हर IAS के अंदर तकरीबन ये 4 बातें आपको फिक्स मिलेंगी। हाँ, ये 3 तो लाजमी हर IAS में फिक्स मिलेंगी, ये 90% में होती है, कुछ IAS में नहीं होती मेजरमेंट। जैसे कि तुम बचपन में एक IAS पढ़ चुके हो जिसके अंदर मेजरमेंट नहीं थी, याद है, IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट, डिस्क्लोजर का IAS था, उसके अंदर कोई मेजरमेंट की बात
नहीं थी। तो सर क्विकली कल ऑब्जेक्टिव पढ़ा चुका था, क्विकली एक दफा फिर से इसको समराइज करते हैं। वैसे मैं समराइज कर चुका हूं। क्या पढ़ा था हमने इसके ऑब्जेक्टिव में कि सर इसके अंदर क्या चीज आती है, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। आप यूजुअली एसेट्स को यूज करके बेनिफिट लेते हो, सही है सर, लेकिन कोई ऐसा एसेट है जिसको आपने बेचने की नीयत कर ली है कि अब इसको बेचना है, अभी बेचा नहीं है, अमाल का दौर मदार किस पर है, तो आपको उसके बारे में अभी से बता देना है शेयर होल्डर को कि भैया इसको हम बेचने लगे। हैंड आउट किस किस के पास नहीं है, किन कौन कौन है वजीम मस्तियां जिनके पास हैंड आउट नहीं है? तुम लोगों के पास हैंड आउट है? चले सर, तो हमने कहा कि आगे बढ़ते हैं और हमने कहा कि सर ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे पास सर, कि हमारे पास नॉन करंट एसेट्स वो हैं जो कि बेचने की नियत कर लिया, अब उनसे बेनिफिट बेच के लिया जाएगा। और दूसरी चीज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। यूनिलीवर कहता है लक्स को बंद कर रहे हैं, अवाम कोरोना के बाद चली गई है लाइफ बॉय पे, अब लक्स तो कोई खरीदता ही, अब लक्स को बंद करने का सोच लिया है, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। शेयर होल्डर को आज से बता दो कि ये कमाऊ पूत अब जा रहा है, ये कमाई वाली चीज अब जा रही है, तो हमारे पास नहीं आ, फ्यूचर में ये चीज नहीं होगी, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। केएनएस अगर आज सोच ले, केएनएस अगर आज सोच ले कि भाई हम पीआरसी बंद कर रहे हैं, तो केएनएस का पीआरसी क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, सही है सर। इसने ऑब्जेक्टिव बता दिया कि शेयर होल्डर को पहले से ही जगा दो, अब जगा दे, अब क्या करें, अब आएंगे स्कोप। स्कोप का मतलब क्या होता है, चलिए जी सब बच्चे बताएं स्कोप क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं बचपन में ये सब बातें। कौन सी चीजें हमने कहा इसमें आएंगी और कौन सी चीजें नहीं आएंगी, ये चीज पढ़ना सर क्यों जरूरी है कि कौन सी चीजें आएंगी और कौन सी नहीं आएंगी, बताएं भाई क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि आप एम्बिड जो है उसके ऊपर वही चीजें अप्लाई करें जो कि हमने कहा इसके अंदर आएंगी, इसमें वरना नहीं आएंगी। अब आ जाए सर, हैंड आउट है मिस्टर भतीजा है, आ जाए सर, आ जाए, अब आ जाए सर। हमने कहा इसका स्कोप जो है ना वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसका स्कोप इसकी क्लासिफिकेशन के साथ ही अगर मैं कहूं ना कि मिला हुआ है तो गलत नहीं है। क्यों सर, अब सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने कहा स्कोप में तो इफेक्टिवली आ जाएंगे ऑल काइंड्स ऑफ नॉन करंट एसेट। इसने कहा इसके स्कोप में जितनी भी तरह के नॉन करंट एसेट हैं भैया सब आएंगे। हमने कहा सब आएंगे, बोला सब आएंगे, हाँ कुछ एक्सेप्शंस हैं। कुछ क्या है? एक्सेप्शंस फॉर मेजरमेंट पर्पस ओनली, फॉर मेजरमेंट पर्पस। अब ये बात सबने बड़े गौर से सुननी है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इसको आप यूं समझे, उसको आप यूं समझें कि आपकी फर्म के अंदर दावत हो रही है। क्या हो रही है? दावत। और फर्म ने कहा तमाम ट्रेनीज आएंगे। फर्म ने कहा दावत है, पूरा फर्म के अंदर एक हॉल सजा हुआ है, आप फर्म में गए, बोला तमाम ट्रेनीज आएंगे, लेकिन कोल्ड ड्रिंक सिर्फ मिलेगी उन लोगों को जो कि बैंक्स का ऑडिट करते, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑडिट फीस बैंक्स की होती है। बाकियों को, अब सुनिएगा, बाकियों को इसने कहा, या उसने कह दिया तमाम ट्रेनीज आएंगे, लेकिन टैक्स वालों को कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलेगी। टैक्स वालों को कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि ये जो है वैसे ही मासूम से लोग होते हैं, इनको कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलेगी, सही है। अब आप आइए, आपने कहा तमाम ट्रेनीज आएंगे, सब आएंगे, एक्सटर्नल ऑडिट वाले को, क्योंकि एक्सटर्नल ऑडिट का पैसा सबसे कम होता है, इनको इनका पैसा नहीं आता, नहीं मिलेगी। अब यही क्या कह रहा है, तमाम नॉन करंट एसेट्स आएंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन सिर्फ किसके लिए? मेजरमेंट के लिए। मतलब जो मेजरमेंट वाली बातें ना वो कुछ के ऊपर अप्लाई नहीं होंगी, क्लासिफिकेशन वाली होंगी। समझ रहे हो सर? मेजरमेंट वाली बातें, खाना सब खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक एक सेगमेंट नहीं पिएगा, सही है सर। तो खाना सब खाएंगे, मेजरमेंट कुछ पे अप्लाई नहीं होगी, बाकियों पे अप्लाई होगी। क्या हम यहां तक क्लियर हैं सर? तो हमने कहा इसका स्कोप बड़ा इंटरेस्टिंग है, याद रखें। यहां पर मैंने आपको कल भी एक बात बताई थी कि ये मत सोचिएगा कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है,
सर आपको यहाँ पर ये देखना है कि प्रैक्टिकल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है हम हर चीज में, क्योंकि एक बात याद रखें, यहाँ पर सर मैं तुम्हें कुछ चीजें सिखवाऊंगा लिखवाऊंगा इंशाल्लाह, क्योंकि सर पिछली अटेम्प्ट में उसने ऑडिट के अंदर लीजेस की वो चीजें पूछी जो उसने FFR में भी नहीं पूछी थी। अब आप देखें ऑडिट का पेपर था, ये कैफ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, CFAP की बात कर रहा हूं, ऑडिट का पेपर था लेकिन लीज की वो चीजें पूछ रहा है जो कि उसने FFR में नहीं पूछी। इसी तरीके से MSA के अंदर भी चीजें तो याद रखें, कुछ चीजें मैं बताऊंगा कुछ। अब जैसे ये स्टैंडर्ड है, ये MFA के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। MSA क्यों सर, MSA के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? वहां पर आता है कि सब्सिडी को डिस्पोज करोगे, क्या करोगे, किस हिसाब से, तो अब बताओ क्या एप्लीकेशंस किस हिसाब से, तो आपको ये चीजों को जरा देखना होता है। इसी तरीके से तो आपको ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो मेरा बच्चा ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो आ जाए, तो यहाँ पर ये याद नहीं रखेगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, शायद तुम देखोगे ना पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ना 3-4 अटेम्प्ट में आता है 4 नंबर का। एक तो आता है 3-4 अटेम्प्ट के बाद, जो आता भी कितने का है, 4 से 5 नंबर, लेकिन ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, अब आ जाए, हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा, हमने कहा स्कोप के अंदर क्या है, तमाम चीजें जो है शामिल हैं। लेकिन अगर आपको मैं लेकर आऊंगा, मेरा बच्चा, ये समरी आप सबको नजर आ रही है पहले ही पेज पर, और सब बच्चे समरी को देख पा रहे हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इस पे अगर आप देखेंगे तो ये एक समरी में आ रहा है, मेजरमेंट नजर आ रहा है, मेजरमेंट वाले डब्बे पे अगर आप आए, सही है, और अगर आप देखें आफ्टर क्लासिफिकेशन एज हेल्ड फॉर सेल, सब बच्चों को नजर आ गया। इसने कहा देखो क्लासिफाई तो हो जाएगा हेल्ड फॉर सेल, लेकिन जो इसकी मेजरमेंट वाली बातें ना, कैसे मेजर करना है, वो इनके ऊपर अप्लाई नहीं होंगी। अब आ जाते हैं, हाउएवर फॉलोइंग एसेट्स आर कवर्ड अंडर अदर IFRS आर स्कोप्ड आउट ऑफ मेजरमेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ IFRS 5, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स स्टिल टू बी कंप्लाइड विद, अंडरलाइन करेंगे वर्ड, सिर्फ मेजर हमारे हिसाब से नहीं करोगे, डिस्क्लोज तो अभी भी हमारे हिसाब से करोगे। अच्छा भाई, कौन से हैं, डेफर्ड टैक्स एसेट। अब बड़े गौर से सुनना, तुम एक सब्सिडरी को बेचने जा रहे हो, किसको बेचने जा रहे हो, सब्सिडरी को मेजर कैसे करना है IFRS 5 नहीं बताएगा बेचने समय, लेकिन उसको डिस्क्लोज कैसे करना है ये बताएगा। मेजर कैसे करना है उसके एसेट्स को डिस्पोजल के टाइम पे ये नहीं बताएगा, लेकिन हमने कहा उसको कैसे करना है, उससे रिलेटेड अगर कोई डेफर्ड टैक्स से कैसे शो करना है ये बताएगा। अब आते हैं, आगे आता हूं फिर मैं, एसेट्स अराइजिंग फ्रॉम एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ग्रेचुटी का नाम सुना है। अब आपने कहा मैं एक सब्सिडी को बेच रहा हूं, उससे रिलेटेड ग्रेचुटी थी वो भी बेच रहा हूं, जो ग्रेचुटी का फंड था वो सब जा रहा है, सब कुछ ना जा रहा है। तो इसने कहा वो ग्रेचुटी की मेजरमेंट होगी कैसे, वो IAS 19 बताएगा, लेकिन प्रेजेंट कैसे करना है मैं बताऊंगा। फाइनेंशियल एसेट अराइजिंग इन द स्कोप ऑफ IFRS 9 बता देगा कैसे, सबको मेजर कैसे करना है बेचते वक्त, समझ रहे हो, बेचते हुए क्लासिफाई, हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई करते हुए मेजर कैसे करना है स्टैंडर्ड बताएगा, लेकिन मेजर एक अलग चीज है, प्रेजेंटेशन अलग चीज है। सही है सर, वो ये इसने कहा मैं बताऊंगा। फिर क्या कह रहा है, नॉन करंट एसेट्स एट फेयर वैल्यू मॉडल, IAS 40 पढ़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हो, मतलब सोच लिया है कि अब ये इसको बेचकर ही बेनिफिट लोगे, हमने कहा पक्का यही है, बोला सही है, लेकिन जो है प्रेजेंटेशन मैं बताऊंगा, डिस्क्लोजर उसकी मेजरमेंट ये बताएगा IAS 40, नॉन करंट एसेट्स मेजर्ड एट फेयर वैल्यू लेस एस्टिमेटेड पॉइंट ऑफ सेल कॉस्ट, बायोलॉजिकल एसेट, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स अंडर, ये बताएंगे। तो समझ गए सर कौन कौन सी चीजें मेजरमेंट से आउट हैं, हमने कहा डेफर्ड टैक्स एसेट, एसेट अराइजिंग फ्रॉम एम्प्लॉय बेनिफिट्स, IFRS 9, IAS 40 नॉन। सही है सर, क्या हम यहाँ तक क्लियर है? अब आते हैं सर असल कहानी पे, ये तो सिर्फ आपको सिर्फ इब्तिदा करवाइए, थोड़ी सी बेसिक दी है। अब मेरा बच्चा हम आएंगे असल कहानी पे, और वो कहानी क्या है जो कि आप समझें इसकी मेन जान है, क्लासिफिकेशन। अब हमने कहा देखें सर एक एसेट चले जा रहा है, क्या कर रहा है, अब हम बात कर रहे हैं IFRS 5 के अंदर पहले कंपोनेंट पे, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, इनको अलग से शो करना है। क्या करना है, अलग से शो करना है। अब इसको जरा सब बच्चों ने बड़े ही अच्छे और गौर से समझना है, इसको हम क्लासिफाई कर रहे हैं
कि भाई तुम्हें हम बेचना चाह रहे हैं। तो हमने कहा हमारे दिल में आया स्टैंडर्ड कर दें। स्टैंडर्ड ने क्या कहा, रुको जरा हम बताएंगे कब करना है। तो उसने कहा पहली बात, मस्ट बी रेडी फॉर इमीडिएट सेल। मस्ट बी रेडी फॉर, आपने कहा हम एक गाड़ी बेचना चाहते हैं, बोला सही है, अभी के अभी कस्टमर आएगा निकाल दोगे? नहीं नहीं यार, थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग करानी है, काम करवाना है। तो बोला सही है भाई, तू यहां से निकल गया, तू इसके अंदर फॉल नहीं करता। अभी के अभी, मस्ट बी रेडी फॉर इमीडिएट सेल। फॉर अभी बेचना चाहता, अब सुनना, इसके बड़ी अच्छी एग्जांपल है। एक एग्जांपल है, एक कंपनी ने कहा मैं मशीन बेचनी है। हमने कहा सही, बोला बेचना चाहते हो? हाँ बेचते हैं। एक बंदे ने कहा अभी मैं मशीन खरीदता हूँ। बोला नहीं 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 सर, अभी हमारे पास कुछ ऑर्डर है इसके, उनको पूरा करने में 15 दिन लगेंगे, 15 दिन के बाद आप ले जाना मशीन। तो क्या वो ये वाला क्राइटेरिया मीट कर रहा है? फौरन से, फौरन से बेचना है। सही है सर, आज के आज सौदा होता है, आज के आज निकाल दे। सही है सर, क्या हम यहां तक क्लियर है मेरा बच्चा? कि मस्ट बी रेडी फॉर इमीडिएट सेल। सही है। अब आ जाए सर इसमें, अगर आप आएंगे ना मेरा बच्चा, एक तो सबसे पहला क्राइटेरिया मस्ट बी रेडी फॉर इमीडिएट सेल। तो अब अगर आप आएंगे क्लासिफिकेशन वाले कॉलम में आ जाए, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन करंट एसेट समरी के अंदर हेल्ड फॉर सेल क्या करेंगे? क्लासीफाई या नॉन करंट एसेट और डिस्पोजल ग्रुप as held for sale if its carrying amount will be recovered principally through a sale transaction rather than continuing. Following criteria must be, 5 बातें हैं जो कि मेट होना। पहली बात, आज बेचना चाहे बेच सकते हो। हाँ, क्या कह रहा है? The asset or disposal group is available for immediate sale in its present condition, subject only to terms that are usually and customary for sales of such। अब जो संगा ना, subject only to terms that are usual and customary for sales of such asset, इसका मतलब क्या है? इसने कहा देखो ये भी नहीं कि मतलब अभी के अभी तुम, मतलब तुमने कह दिया सही है, मतलब अगर तुम्हें लगता ना कि यार कुछ ऐसा काम है जो यूजुअली इसकी हर सेल्स ट्रांजैक्शन में होता है, तो फॉर एग्जांपल गाड़ी बेच रहे हो, हमने कहा बेच रहे हैं, हमने कहा अभी के अभी बेचते, हमने कहा अभी के अभी बेचते हैं। उसमें एक छोटा सा काम होता है कागजात को ट्रांसफर कराने का। जब ट्रांसफर होते हैं तो पूरा सेल। तो ये जो सब्जेक्ट टू वाली बात है ना, वो क्या है कि ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स। मेरा घर है, मैंने कहा मैं बेचना चाहता हूँ, आपका घर है आप बेचना चाहते हैं, बोला सही है। तो आपने कहा जब बेचूंगा तो जाहिर सी बात है ट्रांसफर डीड्स होंगी, सब चीजें होंगी, उसका एग्रीमेंट बनेगा। वो एग्रीमेंट बनाने में जितना टाइम चाहिए वो उतना टाइम काफी है। सही है। हाँ, लेकिन मैं घर बेचना चाहता हूँ, लेकिन यार पहले कलर कराऊंगा, अब वो इससे निकल गया। इमीडिएट सेल का मतलब क्या है? इसी कंडीशन में, हाँ, जो नॉर्मल टर्म्स होती हैं उसके हिसाब से रेडी हो। हमने कहा बढ़िया हो गया सर, आ जाएं आगे बढ़ते हैं। अगली चीज क्या है? द सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल। प्रोबेबल मतलब क्या होता है आम अल्फाज में? 50% से ज्यादा चांसेस आपको हो कि भाई महा हो जाएगी सेल। हाईली प्रोबेबल सेल इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड विद इन फ्रॉम क्लासिफिकेशन डेट। आपका अंदाजा हो, एक्सपेक्टेड। अब बड़े गौर से सुनना सर, कोई हमसे कसम नहीं खिलवा रहा कि भाई 1 साल में बिकेगा, नहीं तो मेरा गर्दन उड़ा देना। आपको लगता हो, हाँ, लेकिन सेल इज हाई। अब सेल इज हाईली प्रोबेबल क्या होता है इसके जरा समझना सर। सेल इज हाईली प्रोबेबल का मतलब ये होता है कि आपको लगता हो और आपको पूरी उम्मीद हो कि ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। और कब निकलेगा? 1 साल के अंदर। अब आप सोचें, अब आप लोग का एक नया रूप सामने आएगा, ऑडिटर। आप ऑडिटर हैं, आप इस बात का अंदाजा एज एन ऑडिटर कैसे लगाएंगे कि यार मैनेजमेंट ये 1 साल में निकल, भाई मैनेजमेंट तो कहेगी हाँ निकल जाएगा। एक्टिव बायर सही है, और बायर्स एक्टिव है, और
मैनेजमेंट की नेगोशिएशंस डिस्कशन। भाई अभी तो कंपनी मैनेजमेंट क्लासिफाई करी, बोलिए अभी तो नियत किए क्लासिफाई करने हैं, तो अभी ये डिस्कशन। अब इस तरह से मैनेजमेंट, अच्छा मैनेजमेंट की बोर्ड मीटिंग्स वगैरह देखेंगे। ऐसा एक बात बेटा हमेशा याद रखना, क्लाइंट जो चाहता है ना ऑडिटर वो देख पाता है। सही है, मैं इंडस्ट्री में रह चुका हूं। क्लाइंट कहता था हमसे, मतलब वो बेचारा वो एक्सटर्नल ऑडिटर आता है और वो कहता है कि भाई मुझे जो है ना आप इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स दिखाओ, ताकि मैं इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट से पॉइंट्स निकालूंगा जिसके अंदर कंट्रोल वीकनेसेस हैं। अब वो खुश होता है कि मैं इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट से पॉइंट्स निकालूंगा। इंटरनल ऑडिटर, चीफ इंटरनल ऑडिटर अक्सर सीएफओ के नीचे आता है। वो फोन करता है सीएफओ को, सर एक्सटर्नल ऑडिटर रिपोर्ट मांग रहे हैं, मेरी रिपोर्ट पहले मैं आपको भेज रहा हूं, आपको लगता है ना उसमें जो जो पॉइंट्स रहने चाहिए वो रखें, बाकी आप डिलीट कर दें, और फिर जो आप मुझे भेजेंगे ना मैं वो इसको दे दूंगा। तो ये आप भूल जाओ। सेल इज हाईली प्रोबेबल कैसे लगाओगे? कंपनी के देखें यूज में ना हो तो ये तो आपने इमीडिएट सेल में कह लिया ना फैसला, क्योंकि अगर यूज में है तो आपने कहा इमीडिएट सेल पोजीशन में ही नहीं है। अब आपको बड़ा होना है, अब आपको बताने, आप आसान खाना के स्टूडेंट हैं, अब आप लोगों को एज एन ऑडिटर बन के चेक करना है सेल इज हाईली प्रोबेबल। तभी लड़कों ने जी अंडर ऑक्शन विद डिमांड के एक बच्चे ऑनलाइन वाले बच्चे सेमी गवर्नमेंट है वेटिंग फॉर टेंडर, आपके यहाँ सरकारी वाली इदारे हैं इसमें टाइम लग सकता है टेंडर का, ये कह रहा है मशीन है। अब सर आए कभी लड़कों ने हमें लड़कियों को देता ना पता नहीं होता, लड़कों ने कभी कहा अपने किसी दोस्त को कि उसको कोई पसंद होता है, तो कभी उसको कहा कि तेरी रेंज से बाहर है, तेरी औकात से बाहर है। बोला भाई तेरी औकात से बाहर है, पीछे हट जा। सही है। अब इसी किस्म का कॉन्सेप्ट, तुम्हारा एसेट 20 लाख का है, मैनेजमेंट ने बोला है 50 में बेचेंगे, मैनेजमेंट तुम्हारा एसेट 50 में बिकने वाली औकात इसकी नहीं है, तुझे वो मिले ये तेरी औकात। तो आप मैनेजमेंट तुझे 50 लाख, अब आपने कहा, मैनेजमेंट ने कहा इमीडिएट अवेलेबल है, आंख खराब है, जूस में नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट अपनी ऑल्टो के मांग रही है 50 लाख। अब आपने कहा सेल इज नॉट हाईली प्रोबेबल सर, ये जो आपने अमाउंट डिसाइड किए ना, ये इस पे आपकी गाड़ी 1 साल तो क्या अगले 20 साल नहीं बिकेगी। सही है। तो सेल इज हाईली प्रोबेबल को कैसे चेक करोगे? प्राइस देख के कि यार तुम कहीं ऐसी का, ये सबसे आसान तरीका है, आप चले जाएं सर, आज भी आप जाएं और देखें एक ही इलाके में एक ही प्रॉपर्टी, एक बंदा करोड़ मांग रहा है, दूसरा बंदा 60 लाख मांग रहा है, तो जो करोड़ वाला है क्या उसकी सेल हाईली प्रोबेबल है? तो अब आपको एज एन ऑडिटर सवाल करना है। भाई याद रखो, मैंने कहा ना फर्म में तुम्हारा नाम 6 महीने, साल में, 1.5 साल में मशहूर हो जाए कि भाई ये तो सारे क्लाइंट भी अच्छे मिलेंगे। सही है। नहीं एग्रीमेंट तो बच्चा भी हुआ ही नहीं ना, एग्रीमेंट टू सेल। तो मेन चीज इसमें यूजुअली चाहो तो लिख लो कि आपको देखना है कि यार प्राइस रेलिवेंस देखनी है आपने, ऐसा ना हो कि भाई प्राइस ऐसी हो जिसमें, या एक और इसका एक और चीज भी होती है डिमांड। क्या होता है सर? डिमांड। चले मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल भी दे देता हूं। आई तो सर एक सिस्टम, एक कॉन्सेप्ट है, अभी शायद इस शहर में नहीं होता लेकिन ओल्ड सिटी एरिया के अंदर ये बहुत होता है। ओल्ड सिटी एरिया में पता है ना कौन से इलाके आते हैं कराची के? कौन से आते हैं? खारादर, बोल्टन मार्केट, लियाड़ी, बंस रोड, ये सारे इलाके किसमें आते हैं? इधर है ना। आज भी घरों का कराची के, बाकी हर शहर में ऐसे होते हैं, और जो लाहौर में जैसे है कि अपना मीनार पाकिस्तान वाला, तो कराची के ओल्ड सिटी एरिया में एक कॉन्सेप्ट होता था घरों का पगड़ी सिस्टम, जिसको कहते हैं गुडविल सिस्टम। और ये बहुत सारे गांव वगैरह में भी होता है गुडविल सिस्टम। उसमें होता ये कि घर के अंदर जो एक्चुअल लैंड ओनर होता है ना, जिसने पहली दफा, वो हमेशा अपना एक पोर्शन रखता है, और वो कहता है तुम्हें मैं मालिक बना भी रहा हूं, नहीं भी बना रहा। क्या मतलब सर? मतलब मैं तुम्हें मालिक बना रहा हूं, वो तुम्हें मैं मालिक के ऐसे बना रहा हूं कि भाई तुम एक किराया तो तुम्हें हर महीने देना, लेकिन बहुत नेग्लिजिबल होगा, 1000 रुपए किराया। आप बोलते हैं क्या 1000 रुपए कोई किराया होता है? लेकिन वो अपना एक इंटरेस्ट रखता है, बोलते हैं जब भी तू ये घर बेचेगा ना, तो अगर जो भी वैल्यू में बिकेगा उसका 30%, 40% मेरा होगा। अब तू करोड़ का बेच रहा है तो 40%। अब आप मुझे बताओ, ये कॉन्सेप्ट पहले घर बिकते ही ओल्ड सिटी एरिया में इसी के ऊपर थे, काफी पूरे मुल्क में कहीं ना कहीं फैला हुआ था, लेकिन पिछले
30, 40, 50 सालों में ये रुझान बहुत कम हुआ है। अब लोग कहते हैं कि यार ये वे सिस्टम हमको समझ में। अब आप सोचें अगर किसी के पास ऐसा घर है और वो फर्निश भी नहीं है कंपनी के पास, तुम बोलोगे भाई एक तो तेरा घर पगड़ी का, वैसे ही बायर कहता है मैं खरीदूंगा, मुझे भी आगे बेचना होगा तो ये मसला होगा, फिर फर्निश भी नहीं है, तो तुम बोलोगे सर आपकी सेल हाईली प्रोबेबल नहीं है। मतलब आप क्लाइंट को जब टारगेट करो ना, तो अब आप तुम लोग बहुत याद रखो, ये वो जमाना गया कि हम लोग थे लल्लू, आई मीन हम लोग ऑडिट सही से नहीं करते। जब तुम बोलोगे भाई ये तुम अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू लगा रहे हो ना जमीन.com पे, तो ये आ रही है, और ऐसा करते हैं बच्चे। सर ये आपने अपनी प्रॉपर्टी को रीवैल्यू कैसे कर दिया जमीन.com पे, तो आपकी इस प्रॉपर्टी के इलाके के आसपास की वैल्यू इतनी है। अभी एक हमारी फर्म ने, हमने एक क्लाइंट के साथ किया, उसने गुलशन मेमार पे प्रॉपर्टी कितनी वैल्यू लगा दी। हमने कहा सर जो आस पास का इलाका है ना गुलशन मेमार का, जमीन.com पे ये 4 ब्रोकर से हमारे बंदे ने पूछा है, आप तो अपनी प्रॉपर्टी को 50 मिलियन से ज्यादा ओवर वैल्यू कर रहे हो। तो उनको बेसिकली चैलेंज दिया, तो फिर उन्होंने अपनी रीवैल्यूएशन रिपोर्ट रिवाइज कराई। तो अब याद रखो, अब जमाने गए, अब आप लोग से चीजें बहुत हैं। सही है सर, आ जाएं। फिर आगे आते हैं। मैनेजमेंट इज कमिटेड टू अ प्लान टू सेल दी एसेट। मतलब मैनेजमेंट जो है ना उसकी तरफ से कमिटमेंट भी हो, पक्की नीयत हो। भाई मैनेजमेंट अवेलेबल फॉर सेल हो, सेल भी हाईली, लेकिन पता चला आप देख रहे हैं मैनेजमेंट ने कहा हमें बेचना भी और हमें 20 लाख में ऑल्टो बेच देनी, आपने कहा ठीक है, लेकिन कोई एडवर्टाइजिंग नहीं कर रही है। कुछ लोग एम्प्लॉयज इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, उनको भी मैनेजमेंट सही से जवाब। तो हमने कहा मैनेजमेंट कमिटमेंट भी क्या है, मैनेजमेंट कमिटमेंट भी नेसेसरी है। आपके अब्बा ने कहा, आपने कहा मुझे शादी करने, अब्बा कहा करा देता हूं, कोई मसला ही नहीं है, बस फाइनल के पेपर निकाल ले। अब आपने कहा अब्बा की कमिटमेंट में वो बात, अब्बा ने इसमें एक शर्त लगा दी ना कि फाइनल के पेपर निकाल ले। तो इसका मतलब क्या है कि कमिटमेंट में अगर कोई कंडीशन लग रही है, मैनेजमेंट कह रही है कि हम बेच देते हैं बस थोड़े से मार्केट के हालात सही हो जाए, फिर एडवर्टाइजमेंट करेंगे। बोलेंगे नहीं सर, जब तक हालात सही नहीं है। अब जैसे भाई फॉर एग्जांपल एक लैंड पड़ी हुई थी, मैनेजमेंट का कैश चाहिए, बेचते हैं, हाँ बेचना है, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल डाल रहे हैं, लेकिन हालात सही हो। तो आपने कहा सर हालात सही होंगे तभी इसको क्लासिफाई करना, अभी नहीं करना। डिस्पोजल ग्रुप पे हम आएंगे। डिस्पोजल ग्रुप का पूरी सब्सिडरी, आप समझे, डिस्पोजल ग्रुप मतलब सब्सिडरी या कोई बड़ा सेगमेंट लक्स वक्स टाइप का, उसकी दुनिया अलग है, वो इंटरवल के बाद की कहानी है, अभी हम पढ़ रहे हैं। सही है सर, उसके अंदर यही सारी बातें अप्लाई होंगी, लेकिन डिस्पोजल ग्रुप का मतलब क्या है, सब्सिडरी या कोई सेगमेंट। आगे आते हैं, अगला पॉइंट, एसेट must be actively market for a sale at a reasonable price in relation to its current। वही बात आपने कहा कि यार आप एसेट को मार्केट भी कर रहे हो और मार्केट करते हुए प्राइस का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि उस प्राइस पे मार्केट कर रहे हो जो कि आपको वही पता है कि मिलनी तो नहीं है। फिर हमने कहा अगली चीज एक्टिव मार्केटिंग। अब देखिए सर, ये सब चीजों से आप एज एन ऑडिटर क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं मैनेजमेंट की नीयत को कि तुम बेचना भी चाहते हो भाई या सिर्फ टोपी करा रहे हो हमें। सही है सर, तो अगर आप मैनेजमेंट की नीयत को वेरीफाई कर रहे हैं इन सब चीजों से, तो मेरा बच्चा हमने कहा ये। और आखिरी पॉइंट क्या है, आखिरी पॉइंट पे आते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्शंस रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्लान इंडिकेट that it is unlikely that plan will be significantly changed or withdrawn। क्या मतलब सर इसका? अब इसने कहा कि भैया आप ये सब काम कर रहे हो तो उस टाइम पे हालात कंडीशंस ऐसी होनी चाहिए कि बहुत कम चांसेस हो कि मैनेजमेंट पीछे हट जाएगी। सही है सर, तो चांसेस ऑफ विदड्रॉवल आर लेस। अब बड़े गौर से सुनना, सर ये कैसे वेरीफाई होगा, ये कैसे वेरीफाई होगा?
नियत कब देखो, नियत वेरीफाई करो हमेशा। नियत वेरीफाई करना किसी की भी बहुत मुश्किल होती है ना सर, क्योंकि सर अगर आप किसी की नियत वेरीफाई करते हैं तो वो अक्सर बड़ा ही मसला हो जाता है। चले मैं आपको इसकी एक उस पर आ जाता हूँ। मैनेजमेंट ने कहा हम लक्ष्य को बंद कर लें। अब जब लक्ष्य को बंद कर लेना, लेकिन आपने देखा, आपको पता चला कि यार बोर्ड मीटिंग में कहीं ना कहीं बात हुई है। अब जैसे ना बोर्ड मीटिंग आप चेक करते हैं, मिनट्स में ये बात आई है कि यार एक इंडोनेशिया की पार्टी ने कहा है कि हमें एक आप वन टाइम ऑर्डर बना के दे सकते हो लक्ष्य का, सही है, जिसके अंदर हमें 50,000 यूनिट्स आप लक्ष्य के बना दो। आपने कहा यार बोर्ड मीटिंग में एक तरफ हमें कह रहे हैं कि हम बेच रहे हैं, सब कुछ खत्म कर रहे हैं लक्ष्य को, दूसरी तरफ बोर्ड मीटिंग में कंसीडर कर रहे हैं कि लक्ष्य का वन टाइम ऑर्डर। तो आपने कहा इसका मतलब यह है कि कॉल और फेल में तजाद है, और अगर कॉल और फेल में तो आप मैनेजमेंट को रोक देंगे, बोलेंगे सर आपकी बोर्ड मीटिंग है, सॉरी आप इसको क्लासिफाई हेल्ड फॉर सेल। अब सर यहाँ पर आपके दिमाग में ना, आप देखो ऑडिटर हो ना, तो ऑडिटर का मतलब ये होता है कि थोड़े शक्की भी हो जाओ, नेचुरल है ना। ऑडिटर कौन होता है सर, बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा आप जाएंगे, आपको शक, आपको हर दफा लगेगा कि क्लाइंट चोर है, सही है, आपको हमेशा ऐसा लगेगा, आपको लगा क्लाइंट चोर है। अब आप देखो ऐसा शक्की हो ना, तो आपके दिमाग में एक सवाल होना चाहिए था, पूछे क्या, सर भाई मेरा एसेट है, मैं करना चाह रहा हूँ हेल्ड फॉर सेल, इतनी पाबंदियां क्यों लगा रहे हैं मैनेजमेंट। कोई क्या शेयर होल्डर को क्या क्या नुकसान, भाई कर दे, पहले पीपी में दिखा रहे थे, अब हेल्ड फॉर सेल करने, क्या मसला है। तो क्या आपको लगता है इसमें नहीं होगा सर, ये बिल्कुल सही था। अगर यूज में है तो डेप्रिसिएशन चलती रहेगी, लेकिन अगर हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर दिया डेप्रिसिएशन, अब आप सोचो अगर ये सब चीजें नहीं करता तो कंपनी बोलती यार कोरोना का टाइम में चीजें तो हो नहीं रही हैं, एक काम ये करते हैं कि हेल्ड फॉर सेल मार दो, डेप्रिसिएशन रुक जाएगी, डेप्रिसिएशन रुक जाएगी, और बाद में विड्रॉ कर लेंगे, बोलेंगे हाँ भाई सही है, मतलब उस टाइम पे लग रहा था सब कुछ बंद करना है, अभी नहीं करना है। तो इसीलिए उसने कहा कि ये सब कंडीशंस मीट होनी चाहिए। अब याद रखें स्टैंडर्ड तो कहता है ये सब बातें मीट होनी चाहिए, उसको वेरीफाई तुम लोग करते हो, तुम लोग बोलोगे सर ये सब बातें मीट हो रही है, मुझे साबित करें। उसूलन आपके वर्किंग पेपर जो तुमने पढ़ा होगा ना, अब तक ऑडिट वर्किंग पेपर, ये वो कैफेट में, या जो बच्चे फर्म में उन्होंने देखा होगा, बेटा वर्किंग पेपर में सब बातों के ऊपर एक पॉइंट आना चाहिए कि ये चीज तुमने कैसे वेरीफाई की, वरना डेप्रिसिएशन, कंपनी ने कहा मजा ही मजे, कोरोना में डेप्रिशिएट भी नहीं हुए एसेट। अच्छा सर एक सवाल है, ये सारी बातें मीट होती थी, 12 महीने गुजर गए, नहीं बिका, क्या करें, कोई मसला नहीं है। ये सेट आ गया, उसने कहा एस्टिमेट चेंज, कोई मसला नहीं है, तुमने सोचा था बिक जाएगा, लेकिन ये पांचों बातें मीट होनी चाहिए। क्या हम क्लियर है सर, पक्की बात है, सोच ले, टेस्ट हो जाए, मतलब कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम क्या कह रहे हैं, हाँ एक्सपेक्टेड है ना, कि आपको लग रहा हो कि हो जाए, लेकिन एक्सपेक्टेड है, कंफर्म नहीं बिका यार, कोई मसला नहीं है ना सर। अब 1 साल गुजर जाएगा तो फिर हम देखेंगे क्या करेंगे, लेकिन याद रखें सर, ये आप समझे कि इतनी पाबंदियां क्यों लगाए, क्योंकि उसको पता है कि यार अगर ये हेल्ड फॉर सेल हो गया ना, तो इसमें 2 बातें हो जाएंगी, पूछो क्या, वही बातें, वही बेनिफिट होंगे। अभी सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ, जिन बच्चों ने FAR 1 मुझसे पढ़ा, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा, उनको भी ये बेनिफिट पता होंगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को मैं हमेशा कहता हूँ कि IAS 16 का छोटा भाई है, उसको 2 बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है, और फेयर वैल्यू गेन कहाँ जाता है, PNL में, यहाँ पर भी वही बेनिफिट है। अगर आपने नॉन करंट एसेट को हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर दिया एक मर्तबा, अब उसकी डेप्रिसिएशन नहीं होगी, और फिर फेयर वैल्यू मूवमेंट्स भी कहाँ जाना शुरू हो जाएंगी, PNL में। लेकिन वो कैसे जाएंगे उसमें जरा एक कहानी है, लेकिन समझे मेन बेनिफिट क्या है, डेप्रिसिएशन। इसीलिए कंपनी ने कहा बेटा ये सारी पांचों बातें वेरीफाई करनी नहीं है। अब आ जाए सर जरा आपको टेस्ट करते हैं, अगर ये कॉन्सेप्ट ऑनलाइन वाले बच्चों को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, फिर हम कुछ टेस्टिंग करके नमाज पे जाएंगे। कोई भी सवाल नहीं है, कोई सवाल है तो पूछ लें, कुछ कॉपी करना है तो जल्दी से कॉपी करें। पक्की बातें बढ़े आगे, चलें। अब एक सवाल पे आ जाते हैं सर। देखें यहाँ पर जो किताब के अंदर सवालात आपको मिलेंगे वो मिलते जाएंगे, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1।
प्रैक्टिस हैंड आउट। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 2 मिल गया सबको? पेज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1, ऑनलाइन वाले बच्चों आपकी स्क्रीनों पे क्वेश्चन आ रहा है। सर मैनेजमेंट कमिटमेंट वाला पॉइंट के मैनेजमेंट पूरी तरह से कमिटेड हो के हम बेच देंगे। मैनेजमेंट मार्केट भी कर रही हो, मार्केट कर दिया है, जो बंदे खरीदने आ रहे हैं उनसे बातचीत भी कर रही हो, दिलचस्पी लग रही है, पता चला मैनेजमेंट ही कमिटेड नहीं है। उसने एडवेट तो दे दिए लेकिन किसी को मुंह नहीं लगा रही खरीदने वाले को, तो इसलिए मैनेजमेंट बेचना ही नहीं चाहती। सही है सर। क्वेश्चन नंबर 1, रिक्वायरमेंट क्या है? हाउ शुड द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बी अकाउंटेड फॉर। ये सारे याद रखें। आईसी, यहाँ पर मैं आपको ज्यादातर सवाल ICW के कराऊंगा या KPMG के कराऊंगा, क्योंकि KPMG ने बहुत अच्छी एग्जांपल्स बनाई हुई हैं। सही है। कह रहा है ऑन 1 दिसंबर X3 अ कंपनी बिकेम, पास पेपर्स अलग होंगे लेकिन पास पेपर्स के अलावा एग्जांपल्स हम यहां से करेंगे। अ कंपनी बिकेम कमिटेड टू अ प्लान टू सेल अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी and has already found a potential। एक बंदा भी आ गया जो बोलता है मुझे लेनी है। सही है। कंपनी does not intend to discontinue the operations currently carried out in the facility। हमने कहा कंपनी लेकिन इस वक्त जो ऑपरेट वो डिसकंटिन्यू करना नहीं चाहती। ठीक है, 1 दिसंबर की बात है, हमारा इवेंट तो 31 दिसंबर है, आगे जाके देखते हैं क्या होता है। 31 दिसंबर 3, there is a backlog of uncompleted customer orders। The company will not be able to transfer the facility to the buyer until after it ceases to operate the facility and has eliminated the backlog of uncompleted customer orders। This is not expected to occur until spring 20X4। How should the manufacturing facility be accounted for as at 31 December X3? As per IS, क्यों, रीजन क्या है? रेडी फॉर इमीडिएट सेल, सारी एंड वाली कंडीशंस हैं। रेडी फॉर इमीडिएट सेल नहीं है। क्या हम क्लियर है सर? अब मेरा यहां पर आपसे आए कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। अब आप कस्टमर भी आपने कहा जिसको हम कहते हैं थोड़ा सा चिपकू किस्म का है, उसने कहा मेरे को भी चाहिए ही चाहिए भाई। आपने कहा, उसने, अच्छा फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ अज्यूम कर रहा हूँ फिगर ना, उसने कहा मैं सर 20 मिलियन में मुझे दे दें। अच्छा आपने कहा देखो प्राइस का मसला नहीं है यार, हमारे कुछ ऑर्डर हैं और हम कमिटमेंट वाले लोग हैं और हम उस ऑर्डर को पूरा करेंगे। कस्टमर ने सामने से काउंटर ऑफर की, सर कितने के ऑर्डर है, इसमें आपको कितना सेल्स होगी, रेवेन्यू आपको प्रॉफिट कितना होगा? उसने कहा मैं 3 मिलियन का हो जाएगा। तो सर 3 मिलियन का प्रॉफिट होगा ना, मैं आपसे आज खरीदने के लिए तैयार हूं, ये ऑर्डर भी कस्टमर के मैं पूरे करूंगा, आप मुझे आज बेच दें। 20 मिलियन उसके दूंगा, 3 मिलियन का जो ऑर्डर्स का प्रॉफिट होगा 23 मिलियन मैं आपको दूंगा। 23 मिलियन मैं आपको दूंगा और अब आप मुझे आज ऑर्डर, लगे हुए ऑर्डर के साथ बेच दें। अब हो जाएगा हेल्ड फॉर सेल? नहीं नहीं, आप मुझे देने, फुलफिल मैं करूंगा। नहीं क्यों नहीं? तो लेकिन देखें ना सर, देखें सुन रहे हैं कहानी में हम ट्विस्ट लाने का अभी तो नहीं है। कस्टमर ने सामने से बिजनेसमैन था, उसने और ऑर्डर, उसने कहा देखो ये एसेट बाद में तो मिलेगा नहीं, उसने कहा आज बेच दो, तुम्हें फ्यूचर के ऑर्डर मैं तुम्हें कमिटमेंट दे रहा हूँ, लिख करके दे रहा हूँ, ये तुम्हारे जो कस्टमर है जिनके सामने तुम्हारी गुडविल है, ये जो है कस्टमर्स तुम्हारे को कोई उनको नुकसान भी नहीं होगा, इनके ऑर्डर मैं पूरे करूंगा और इनको पता भी नहीं चलेगा मैंने किए, समझेंगे तुम ही ने किए। तुम ये एसेट मुझे दे दो लगे हुए ऑर्डर्स के साथ, और तुम्हें जो उसमें प्रॉफिट बनता है ना 3 मिलियन का, वो भी मुझसे ले लो। तो 23 मिलियन में सौदा डन करो। अब बताओ हो गया हेल्ड फॉर सेल? मैनेजमेंट मान गए? हाँ सही है, मैनेजमेंट मान गई। तो क्या तुम मैनेजमेंट को पकड़ सकते हो? अब मैनेजमेंट ने कहा सही है भाई, हम हेल्ड फॉर सेल कर रहे हैं। उसने कहा परसों ले जाऊंगा डिलीवरी। सही, परसों ये एसेट, परसों मेरा ऑर्डर पूरे मेरे करने हैं। उसने प्रॉपर एग्रीमेंट भी दे दिया। अब मसला ये था, ये सारी कहानी 31 दिसंबर को ही और 2 तारीख को एसेट लेकर चले जाएगा। मैनेजमेंट ने कहा 31 दिसंबर को हम इसको बताएंगे एज हेल्ड फॉर सेल। अब तुम उसके ऑडिटर हो, करने दोगे? सब है,
डॉक्यूमेंट्स तो बाद में बन जाते सब है। यस सर, अब ये हेल्ड फॉर सेल हो गया। यहां पर आपको पॉइंट यही समझाना था कि हेल्ड फॉर सेल क्यों हुआ। आपने कहा अभी मेरे ऑर्डर्स लगे हुए थे, इमीडिएट सेल की पोजीशन में नहीं है। उसने कहा तू ऑर्डर्स के साथ मुझे बेच दे। अब तो बेच सकता है? उसने कहा अब तो बेच सकता हूं भाई। बोला ऑर्डर मैं पूरे करूंगा। तो अब आप समझ रहे हैं आईकिप क्या शरारत कर सकता है। आईकिप ने अगर सवाल में लाइन डाल दी कि बैकलॉग था और कस्टमर ने कमिटमेंट दे दी और क्या मैं इसको बेच रहा हूं, मैं आपके साथ ऑर्डर्स आपके पूरे मैं करूंगा और आपको प्रॉफिट भी अभी से दे रहा हूं, तब आप कहेंगे सही है सर, इमीडिएट सेल हो गया। क्या हम क्लियर हैं सर? सेल प्राइस 20 मिलियन का वॉल्ट 3 सही है सर। अब सर यहाँ पर बाकी बातें तो की नहीं कि फेयर वैल्यू बता मज्यूम करेंगे, बाकी सब चीजें थी। देखिए ना, जिस चीज का मसला था ना उसको इसने डिस्कस किया। सही है सर। अब आए इसका मैं आपको शॉर्ट में एक आंसर, नहीं कोई मसला नहीं, हम कह देंगे यार हमने कॉस्ट और बाकी प्रॉफिट फ्यूचर का, उस पर आएंगे कि रेवेन्यू को कैसे डील करेंगे। रुक अभी सर, एक सवाल ये है कि सर ये तो देखे ना हमारा कहाँ रेवेन्यू बनता, कहाँ कॉस्ट आती, हम स्प्रिंग तक मार्च तक करते, तो हमने आज ही बेच दिया, कोई मसला नहीं है। सही है, बिजनेस इज बिजनेस। आए सर इसका आंसर लिखें। पहले तो हम बात करने में आपको नॉर्मल बात लिखवा रहा हूं, फिर इसके लर्निंग आउटकम के तौर पे बात लिखवा दूंगा। सही है, पहले नॉर्मल। कंपनी कैन नॉट क्लासिफाई इट as held for sale. Company cannot classify it as held for sale because asset is not available. अजान हो रही, अजान के लिए 1 मिनट रुक जाते हैं। 1 मिनट बच्चों, अजान का ब्रेक ले लेते हैं। As held for sale because asset is not available for immediate sale. For immediate sale, and therefore continue to be recorded under IAS 16. Continue to be recorded under IAS 16. अब सर IAS 16 में तो इसको डेप्रिशिएट भी नॉर्मल तरीके सब कुछ होगा। अब सर इसका लर्निंग आउटकम लिख लें। लर्निंग आउटकम हमारा क्या होता है सर, जिसके अंदर हमने कहा एक पॉइंट आपको आखिरी दिन सिर्फ ये पॉइंट पढ़ना है, आपके दिमाग में आ जाएगा। इफ there is an agreement to buy, if there is an agreement to buy the asset, if there is an agreement to buy the asset along with existing orders, along with existing orders, then it will be classified as held for sale. Then it will be classified as held for sale. ये लर्निंग आउटकम के तौर पे लिखना है। लर्निंग आउटकम रजिस्टर के ऊपर, बुक के ऊपर लिखेंगे ताकि आपको याद रहे। चलिए सर नमाज का ब्रेक लेते हैं हम 15 मिनट का, और 15 मिनट के ब्रेक के बाद बाकी क्लासिफिकेशन के मसाइल देखते हैं। आ जाए सर, वेलकम बैक आफ्टर नमाज। और हमने जो है सर ये पढ़ लिया कि 5 बातें जरूरी थी, एक सवाल भी हमने कर लिया। अब सर लेकिन एक सवाल काफी नहीं है, और भी सवाल आ जाए, और सवाल तो सवाल है। सही है सर। मैनेजमेंट विड्रॉवल चांसेस आर लेस या रेयर की एक बच्चे ने कहा है कि सर अभी जो है क्या करने, एग्जाम्पल दे दें, बिल्कुल दे देते। आपको पता हो कि यार मैनेजमेंट वापसी ही नहीं आ सकती, बहुत रेयर है। और वो रेयर आप ऐसे वेरीफाई करेंगे कि आप ये देख लेंगे कि ये जो मैनेजमेंट प्रोडक्ट बना रही थी इसकी कोई डिमांड नहीं है, या मैनेजमेंट ने इसके बदले कोई और एसेट खरीद लिया है, या बोर्ड मीटिंग्स में कहीं भी एक ऑर्डर आया था इससे रिलेटेड, मैनेजमेंट ने कहा नहीं अब हमें ये काम ही नहीं करना है। इस तरीके से आप वेरीफाई करेंगे।
तो सर याद रखें, मैनेजमेंट की नीयत को चेक करना आसान काम नहीं है, लेकिन आप लोग कर सकते हैं। अब आ जाए एग्जांपल नंबर 2 भी इसी से रिलेटेड है, आ जाए। ना मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशन पे सिर्फ ध्यान तो नहीं दे सकते ना। एक सवाल अभी आप लोग ने पढ़ा हुआ होगा, यकीनन पढ़ा है ना कैफेट में, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस। मैनेजमेंट आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो है देती है, लेकिन ये आगे जाके आपको पता चलेगा मैनेजमेंट किसी भी चीज पर रिप्रेजेंटेशन दे देगी, सिर्फ उसकी रिप्रेजेंटेशन पे थोड़ी मानेंगे। सर आप ऑडिटेड क्रॉस वेरीफाई, बहुत वीक एविडेंस है इसके ऊपर। आप सबसे एंड में जब फंस, वो तो ऑडिटर ने अपने आप को बचाने के लिए ली हुई होती है, मैं बच जाऊं, सही है। रिक्वायर्ड, हाउ शुड द क्लोजर बी ट्रीटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द, कहते सर याद रखें, अभी से आदत डालें डेट्स को अंडरलाइन करने की, ठीक है सर। On 20 October 20x3, director of a parent company made a public announcement of plans to close a steel works. The closure means that group will no longer carry out this type of, which until recently has represented about 10% of its total revenue. अब तक जो 10% काम कर रहा था, हमने अनाउंसमेंट कर दी कि अभी हम खत्म कर रहे हैं। The work will be gradually shut down over a period of several months with complete closure expected in July X4. हम 31 दिसंबर X3 में खड़े हैं, कंप्लीट कब क्लोजर होगा? At 31 दिसंबर X3 आउटपुट had been significantly reduced. बहुत कम काम हो रहा है and redundancies had already been taken place. सही है। The cash flows, revenue and expenses relating to the steel works can be clearly distinguished from those of the subsidiaries other operations. आपने कहा कैश फ्लो वगैरह भी। सर बताएं क्या IFRS 5 में जाना चाहिए? क्यों? अभी क्लोजर है ही नहीं, रेडी फॉर हिम नहीं है, इस साल तो नहीं जाएगा, कब जाएगा? अगले साल। अब जरा आए सर, ये बात आपको कहीं ना कहीं याद होनी चाहिए कि FAFR के अंदर सब कुछ पूछ सकता है अकाउंटिंग में। ये कौन से स्टैंडर्ड का सवाल बन गया? IAS 37। याद है IAS 37 में हम एक चीज पढ़ते थे इससे रिलेटेड, कौन सी थी? रीस्ट्रक्चरिंग। पब्लिक अनाउंसमेंट अक्टूबर में हो गई है, प्लान भी इंप्लीमेंट होना शुरू हो चुका है, तो रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजंस फुलफिल हो रही है। सर अगर रीस्ट्रक्चरिंग के आप कहोगे ये IFRS 5 में तो नहीं जाएगा अभी ऑपरेशन, लेकिन ये रीस्ट्रक्चरिंग के क्राइटेरिया मीट करता है, हम इसको क्या कर देंगे? अब आप देखें सर, यहाँ पर अब आप हो गए बड़े। रीस्ट्रक्चरिंग को क्विकली रिवाइज कराता हूं। अब याद रखें, यहाँ पे ICAP आपसे देख रहे हैं, इसने कहीं ये नहीं कहा कि IFRS 5 के हिसाब से बता क्या करेगा, क्योंकि बड़ा बेटा ये कहीं पीछे से भी लग रहा है ना, अगर कोई और स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से बता दे। तो ये IFRS 5 में फॉल नहीं कर रहा, बट किस में फॉल कर रहा है? रीस्ट्रक्चरिंग। याद है? क्विकली रिवाइज करा दूं। उसने कहा रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर हमने कहा दो बातें होंगी तो हम उसका प्रोविजन बनाएंगे। पहली बात फॉर्मल प्लान हो, दूसरी बात पब्लिक अनाउंसमेंट या इंप्लीमेंटेशन हो। अगर रिपोर्टिंग डेट से पहले दोनों बातें हो गई तो हम क्या करेंगे? प्रोविजन रिकॉग्नाइज कर देंगे। और एक्सपेंसेस इसमें दो ही तरह के आते हैं, कौन कौन से? एग्जाम्पल है एक्सपेंसेस की, क्राइटेरिया था एक। हाँ, एक तो यह पहली चीज रीस्ट्रक्चरिंग के लिए जरूरी हो और उसका ताल्लुक, उसका बेनिफिट फ्यूचर में कहीं नहीं मिलता हो। याद है सर? जैसे कि एग्जांपल से समझाए ना, ऐसे कौन से एक्सपेंसेस हम देते थे एम्प्लॉय बेनिफिट को, आप जो है वो दे रहे हैं रीलोकेशन, रीलोकेशन अलाउंस दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम इनको क्यों नहीं लेते थे? क्योंकि फ्यूचर में बेनिफिट देगा। और हमने कहा सर इसके लिए गोल्डन हैंडशेक को लेते थे हम, प्रोविडेंट फंड को, ग्रेचुटी को नहीं लेते थे, क्योंकि प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुटी नॉर्मल ऑपरेशंस में भी होते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से नहीं होते। तो याद है सर? तो इसका जवाब आप किसके हिसाब से लिखेंगे? IAS 37। यहां पर मैं इसके जवाब की तरफ नहीं जा रहा क्योंकि IAS 37 आप सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए था, लेकिन इसका याद रखें कि IFRS 5 के अंडर फॉल क्यों नहीं करेगा। लेकिन इसका लर्निंग आउटकम लिख लो, इसके ऊपर भी लर्निंग आउटकम लिख लो। इफ इन एग्जाम do discuss
डू डिस्कस IS 37 restructuring provisions. IS 37 restructuring provisions. अगर इसका आंसर भी अगर आप लोग लिखना चाहें तो 2 मिनट में 2 लाइनें लिखवा भी देता हूं ताकि आप लोगों को लिखने में सुस्ती होगी। इस लेवल पे आप आते हैं तो सुन ले, जिसको लिखना है लिख ले। दिस इज द केस ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग, दिस इज द केस ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग। इसका आंसर लिखवाना, दिस इज द केस ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग as the formal announcement has been made before year end. As the formal announcement has been made before year end. And company can make provisions related to restructuring cost, and company can make provisions related to restructuring cost. तो अब तमाम बच्चे ये बात याद रखें सर, पेपर में ना वो आपको नहीं बताएगा किस IFRS, सही है सर। तो ये IFRS 5 का केस ही नहीं था। हमने कहा अगर IFRS 5 क्यों नहीं था, हमने तो अपना कॉन्सेप्ट टेस्ट किया है कि हमने कहा सर क्योंकि ये इमीडिएटली सेल्स की कंडीशन में नहीं था, 6 महीने बाद क्लोज होगा। आ जाए सर के थर्ड केस पढ़ते हैं। थर्ड केस, at 31 December 2004 entity R had a property that it offered for sale for rupees. The market for this type of property has deteriorated, and at 31 December 2004 a buyer had not been found. Management does not wish to reduce the because it hopes that market will improve. Shortly after the year end, the entity received an offer of rupees 4 million and property was eventually sold for rupees 3. Before the financial statement for the year ended 2004 were authorized for issue. How should the property be accounted for as at 31 December 2004? अभी आया ना अच्छा सवाल। IS 10 तो है लेकिन IFRS 5 के हिसाब से क्राइटेरिया मीट कर रहा था 31 दिसंबर को। क्यों? हमने कहा मार्केट गिर रही थी और बायर 2004 तक हमें मिला ही नहीं था, सही है। अब हम सर कितने लोग करें? हाँ सर, लेकिन फिर भी बाद में तो हो गया ना भाई। IS 10 तो बात की बात है, पहले बताओ 31 दिसंबर को IFRS 5 में फॉल करेगा नहीं करेगा? सर हमने कहा नहीं, और उसके पीछे कौन सा क्राइटेरिया था? सेल इज हाईली प्रोबेबल नहीं थी। आपने कहा सेल्स प्राइस गिर रही थी, कंपनी ने कितने पे लिखा हुआ था? 5 पे। क्लियर है सर? पक्की बात है? अच्छा यहां तक तो क्लियर है। IFRS 5 पे फॉल नहीं कर रहा। अब आ जाओ IS 10। देखो मैं तो मैं किसी तो ये चीजें ना यहाँ पर IS 10 37 घुसे हुए होंगे, साथ करना होगा, IKIP में भी आ सकता है। अब मुझे बताओ IS 10 तो सबने पढ़ा हुआ ना, एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट कौन से इवेंट्स होते हैं याद है? 2 बातें, कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, या तो मुझे पता नहीं था या तो मुझे कंफर्म नहीं था। पता नहीं की एग्जांपल याद है सर? बशीर भाई का दिवालिया हुआ पड़ा था, मेरे पैसे लगे हुए थे, मैंने बशीर भाई से पूछा फोन करके, बशीर भाई ने कहा 6 महीने पहले ही वाट लगे जी, तू पूछता ही नहीं है, प्रोविजन बना लो। है ना सर? पता नहीं था, कंफर्म नहीं था, कोर्ट केस है। मुझे पता है कि मेरे ऊपर मसला आने वाला है लेकिन मुझे कंफर्म, तो जब कंफर्म हो जाए, जब पता हो जाए, लेकिन BOD से पहले कर लो। याद है एडजस्टिंग इवेंट यही होते थे ना सर? और नॉन एडजस्टिंग इवेंट या तो कंडीशन ही एग्जिस्ट नहीं करती, या तो स्टैंडर्ड कह रहा है कि हम कह रहे हैं कि मान लो नॉन एडजस्टिंग है। अब बताओ ये एडजस्टिंग इवेंट है, जो सेल जो ये 3.5 में है, नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग का तो उसमें एडजस्टिंग क्या है?
मतलब तुम्हें एक आइडिया दे रहा हूँ, लेकिन ये सवाल वैसे FAR 2 लेवल का ही है। एडजस्टिंग क्या है, क्या करोगे 31 दिसंबर को? भाई 31 दिसंबर को तुम IFRS 5 में तो नहीं डाल रहे, तो ये तुम्हारे पास ऐसा पीपी होगी, है ना सर? अब पीपी होगी तो 31 दिसंबर को क्या करना चाहिए तुम्हें? सोचो। डेप्रिसिएशन तो हुई भी होगी ना, कुछ भी होगा। ऑफर इम्पेयरमेंट, सर ये इम्पेयरमेंट की कंडीशन नहीं है, मार्केट प्राइस गिर रही है तो। लेकिन हम तो इस सवाल को किसके तनाजुर में देख रहे हैं? हमने कहा ये IFRS 5 नहीं है भाई। फिलहाल हम घुसेंगे तो हमने कहा सर ये सब चीजें मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि आपका दिमाग खुला हुआ होना चाहिए। FFR में भी एज एन ऑडिटर में भी। अब आप ये नहीं कि वो ट्रक के, अरे सर ने कहा था IFRS 5 नहीं है, क्लाइंट को पकड़ो भाई, ये तो इम्पेयरमेंट कर इसकी, तुझे 31 दिसंबर को इम्पेयरमेंट बुक करनी चाहिए इस प्रॉपर्टी की। क्यों सर? आपने कहा फेयर वैल्यू के ऊपर सवाल था और तुम इसको बेचने का नियत तो कर ही चुके थे, ऑफर फॉर सेल थी तो वैल्यू न्यूज क्या हो गई? समझ रहे हैं सर? लेकिन हम इसमें IFRS 5 के हिसाब से बात करेंगे। IFRS 5 के हिसाब से किस कंडीशन की बेस पर नहीं है? सेल इज हाईली प्रोबेबल। क्या हम क्लियर है सर? आ जाए आगे बढ़ते। आखिरी पॉइंट, अब देखें सर 3 किए, 3 तो नहीं हुए, चौथा तो बनता है, होना चाहिए। आए देखते हैं। हाउ शुड द प्लान वुड बी अकाउंटेड फॉर एज एट 31 दिसंबर 4। एट 31 दिसंबर 2004 entity R had a plant with a carrying value of 2.5 million. Entity had ceased to use the plant but was still maintaining it in working condition so that it could still be used if needed. Entity R sold the plant on 14 May 5। क्यों? हमने कहा इस्तेमाल तो नहीं करने हैं, लेकिन मेंटेन कंडीशन में रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? जरूरत पड़ी तो मैनेजमेंट की कमिटमेंट ही, तो यहां पर क्यों नहीं करेंगे? कमिटमेंट नहीं। अब ये सिर्फ मैंने आपका कॉन्सेप्ट चेक किया कि आपको ये सब बातें समझ में आ गई या नहीं आई। तो ऑनलाइन वाले बच्चों अगर हम क्लियर है तो बेटा लिख दें CC, मैनेजमेंट आपकी कमिटेड ही नहीं है टू सेल। सर आसान है ना? तो सर हमने कहा अगर ये सब चीजें होंगी तो हम क्लासिफाई कर देंगे हेल्ड फॉर सेल, और अगर ये सब चीजें नहीं है तो हम हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई भी नहीं करेंगे। तो क्लासिफिकेशन क्लियर हुई सर? अब सर ये तो फैसला हो गया कि क्लासिफिकेशन करनी है, अगर ये सारी बातें हैं और एज एन ऑडिटर आप अपने आप को सेटिस्फाई कर चुके, या एज एन अकाउंटेंट मैनेजमेंट आप कंपनी में कर लें, तो आपके पास इन सब बातों के जवाब हैं। आपने कहा सही है, तो मैं इसको क्लासिफाई फॉर सेल कर रहा हूं। ये तो अभी सिर्फ क्लासिफाई किया बात है अकाउंटिंग पे। अकाउंटिंग की बात किस में करेंगे? मेजरमेंट। अकाउंटिंग की बात किस में होगी सर? मेजरमेंट। ये मिटा रहा हूं। ये कॉपी करते जाएं मेरे साथ।
ये कॉपी करें फिर समझते हैं इसको। ये कॉपी करते जाएं सब बच्चे। चलें सर आ जाए। ये मैं पढ़ भी देता हूं। ये छोटी सी समरी सॉर्ट ऑफ बनाइए कि जो आपको हेल्प करेगी इसको समझने में। हम मेजरमेंट पे स्पेसिफिकली बिफोर क्लासिफिकेशन, आफ्टर क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट एज पर एप्लीकेबल IS/IFRS, और आफ्टर क्लास लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। इम्पेयरमेंट in line with applicable IS/IFRS और आफ्टर क्लासिफिकेशन इन P&L। और ये बात अलग लिखनी है, नो डेप्रिसिएशन आफ्टर क्लासिफिकेशन, कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। अबेंडन्ड एसेट आर नॉट क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। अबेंडन्ड एसेट, अब ये सर ये बात क्या है, पहले इसकी बात करूंगा फिर इसके ऊपर पूरे आएंगे और हम समझेंगे इसको। सर अबेंडेंट एसेट कौन सा एसेट? अबेंडेंट मतलब क्या होता है? अबेंडन कर दिया हमने इसको। केएनएस ने कहा कि यार ये कैमरा पुराना हो गया, हम नए, लेकिन ये कैमरा भी फुली डेप्रिशिएटेड। केएनएस ने कहा इसको अभी साइड में रख देते हैं, इसको इस्तेमाल ही नहीं करते। सही है, इसका कोई अभी हमें यूज नहीं करना है, इसको वैसे ही साइड में। अब अगर केएनएस ने इसको साइड में रख दिया और एक दिन सर खलील आए और कहें कि यार इसको हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर देते हैं, तो क्या इजाजत है? नहीं सर, ये आपका अबेंडन्ड एसेट है, ये तो किसी काम का ही नहीं है। कोई भी चीज आपकी पुरानी हो, स्क्रैप के भाव पे आपने बेचने के लिए रखी हुई हो, अबेंडन्ड एसेट। सही है सर। अब आते हैं सर मेजरमेंट एज पर बिफोर क्लासिफिकेशन। आने से पहले मतलब किस वैल्यू पे लेकर आओगे? बिफोर क्लासिफिकेशन मतलब क्या? आने से पहले, और आने के बाद किस वैल्यू पे रखोगे। अब आते हैं सर, आप पीपी पे आ रहे हैं। अब सुनिएगा, एक छोटा सा डेटा बनाते हैं। हमने कहा पीपी से हम एक एसिड को लेकर के आ रहे हैं और पीपी के हिसाब से उसकी कैरिंग अमाउंट सपोज करें कितनी थी? 500 मिलियन। और हमने कहा फेयर वैल्यू थी उसकी 550 मिलियन। अभी चीजों को इतना 550 मिलियन। सही है सर। पीपी का कौन सा मॉडल था? कॉस्ट मॉडल था। कौन सा मॉडल था? कॉस्ट मॉडल। सही है सर। पीपी से हम आ रहे थे, हमने कहा कैरिंग अमाउंट 500, फेयर वैल्यू 550। स्टैंडर्ड ने कहा आने से पहले इसको उस लेकर मेजर करोगे जैसे कि ये पीपी में था। इसको जरूरी नहीं कि तुम जाते वक्त पहले रीवैल्यू कर दो। सही है सर।
नहीं, इसने कहा सिंपल सा केस है कि अगर आपको ये काम करना है तो आप सिंपल सी जब इसको लेकर आएंगे तो आप इसको लेकर के आएंगे 500 पे आप एंट्री बना देंगे, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल डेबिट पीपी कितने से 500। और आने के बाद भी क्या करना है, लोअर ऑफ, आप इसको हमेशा किस पे मेजर करना है जब तक नहीं बिक जाता, लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस। अब फेयर वैल्यू गिवन है 550, कैरिंग अमाउंट कितनी थी, तो ये किसी पे किस पे रहेगा 500, किस पे रहेगा 500। अब यहां पर सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम करने जा रहे हैं कि सर ये 500 पे तो रहेगा लेकिन क्लासिफिकेशन में फर्क आ जाएगा, क्यों। अब आप सोचें, क्या ये पहले पीपी पे था तो ये एसेट्स में किस जगह शो हो रहा था, नॉन करंट एसेट में, है ना सर। अब जब ये नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल आएगा तो ये नॉन करंट में शो होना चाहिए, आपका दिमाग कहता है करंट में, कि हम 12 महीने के अंदर अगर इसको बेचने की नियत कर चुके हैं तो ये कहां शो होगा, करंट में। तो याद रखिएगा आपके सर नाम का बेशक नॉन करंट एसेट इसकी, इसको हम क्लासीफाई हमेशा किस में करते हैं, करंट एसेट में। हम कहते हैं भैया तुम जो है 12 महीने से पहले, तो बिफोर क्लासिफिकेशन इस पर आ गए, सही है सर। और आफ्टर क्लासिफिकेशन लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब सुन लेना एक अगली पॉइंट भी, ये पॉइंट अभी से मैंने एक समरी दी, इसको इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे इसकी अगली क्लास में। जैसे आज क्लासिफिकेशन समझा ना इसके, अब आते हैं इंपेयरमेंट के बारे में भी। इन लाइन विद IFRS, जिस भी IS और IFRS के हिसाब से पहले तुम इंपेयरमेंट करते आए थे, आने से पहले उसी के हिसाब से इंपेयरमेंट करो। जैसे कि सर एग्जांपल दें, अगर आप IS 16 में थे और रीवैल्यूएशन मॉडल था, तो रीवैल्यूएशन मॉडल था और पिछले सालों का सरप्लस बचा हुआ था, तो पहले वो सरप्लस कहां जाता है। अगर इस दफा सपोज करें पिछले सालों का मेरे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है 50 मिलियन का, कितना आ रहा है, और इस मर्तबा मेरे पास इंपेयरमेंट कह लूं या रीवैल्यूएशन लॉस कह लूं, वो आ रहा है 30 मिलियन का, तो क्या एंट्री बनेगी, क्या एंट्री बनाओगे बताओ। रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 30 से पीपी क्रेडिट। हाँ, अब ये एंट्री बनाने के बाद इसको किस में लेकर आ जाओगे, IFRS 5 में आ गया। अब आने के बाद तुम कहोगे सर इस एसेट के ऊपर पहले का 20 का सरप्लस रहता है, कितने का सरप्लस था, खत्म कितने से किया। अब हो सकता है कि यहां पर आने के बाद मजीद इसकी वैल्यू कम हो, इंपेयरमेंट हो, तो सर ये जो 20 का रहता है इससे कर दूं, नहीं, तब ये हमेशा किस में जाएगी, हमेशा तब ये रिकॉर्ड होगी किस में सर, PNL में। क्या हम सर यहां तक क्लियर है। तो सर IFRS 5 नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, अगर हम यहां तक क्लियर है तो आ जाए, पहले हम इसको कुछ पढ़ लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों को कोई सवाल है तो मेरा बच्चा फौरन सब बच्चे पूछ सकते हैं। अच्छा सर इंपेयरमेंट वाली बात बता दें, सुनिएगा, समझाना ये किसने कहा इंपेयरमेंट हमेशा जाएगी किसमें, इन PNL। अब आपके दिमाग में जब मैंने एक सवाल डाला कि भाई आपका एक एसेट था जिसके पास आपके पास पिछले सालों का रीवैल्यूएशन सरप्लस बचा हुआ था 50 का, इस दफा अब आप इसको इंपेयर किया और इंपेयर करने के बाद आपने कहा मैं इसको डाल दूंगा नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल में। इंपेयरमेंट आ गई कितने की, आपने एंट्री बनाई रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट PPE कितने से, 30 से आपने ये एंट्री बना डाली। अब आपने कहा 20 का सरप्लस तो अभी भी मुस्कुरा रहा है ना बैलेंस शीट में, इससे रिलेटेड 50 - 30 कितना हुआ। अब आप इसको लेकर आ गए हेल्ड फॉर सेल में, इसकी भी इंपेयरमेंट आती है बाद में, इसकी इंपेयरमेंट आई, आपने कहा सर इसको PNL में नहीं डालता हूँ, सरप्लस पहले 20 का बचा, ये बेचारा जाया हो जाएगा, इसमें डाल देता हूँ इसके जो है इंपेयरमेंट को। अगर नॉन करंट एसेट तो मैं इसकी एंट्री, सपोज करो फ्यूचर में इसकी 20 की इंपेयरमेंट आ गई, तो आप चाह रहे हैं कि मैं इसकी एंट्री बना दूं रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट नॉन करंट एसेट कितने से, 20 से। स्टैंडर्ड कहता है गलत है, इसकी जगह PNL ही रहेगा, उसका 20 का सरप्लस रह गया तो रह गया, सही है सर।
तो ये एक बेसिकली छोटा सा पॉइंट है, लेकिन इसको अभी टेंशन ना लें। सवालों में जिस तरीके से सर ये चीजें टेस्ट होंगी ना, तो आप बोलेंगे सर मजा आ गया। बढ़े आगे। अबेंडेंड एसेट होता है जिसके बारे में आपने सोच लिया है कि यार अब इसको यूज नहीं करेंगे, साइड। सर इसकी ट्रीटमेंट ये है कि इसको आप हेल्ड फॉर सेल पे क्लासिफाई नहीं कर सकते। क्या मतलब सर? वो पीपी में रहेगा। अबेंडेंड एसिड जो है, आपने कहा सर ये एक एसिड है, जैसे आपने कहा ना ये कैमरा के इंस्टाग्राम में नहीं चाहिए, चाहिए नहीं मतलब हमें अभी यूज ही नहीं करना। नहीं, केनिस ने ऐसे ही रखा हुआ है, साइड में कर दिया, बास मर्तबा। तो कभी भी आप मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड ये समझा रहा है, अबेंडेंट एसिड को ये मत समझ लेना कि बाय डिफॉल्ट ये हेड फॉर सेल जा रहे हैं, नहीं, वो पीपी में रहेगा। हेड फॉर सेल जाने के लिए कंडीशंस जरूरी है, ऐसा ही है सर। आए सर आगे बढ़ते हैं। एक सवाल कर लें पास पेपर्स का इसी से रिलेटेड। चले सर आए कर ही लेते हैं। जानने से पहले क्लासिफिकेशन का एक सवाल, ऑनलाइन वाले बच्चों अगर आप साथ हैं तो कहते हैं यस सर। बेटा वो आपको इंशाल्लाह मिस निमरा से राब्ता करें, वो बिल्कुल ले देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाएं, पेज नंबर 6। अभी सिर्फ मैं आपसे इसमें डिसीजन मेकिंग करवा रहा हूं कि डिसीजन मेकिंग क्या होगी, कैसे होगी। हाँ अब सर इसमें एक वर्ड आ रहा है डिस्पोजल ग्रुप। डिस्पोजल ग्रुप का आप यही समझे नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल है, क्योंकि ट्रीटमेंट आपने देखा होगा ब्रैकेट में डिस्पोजल ग्रुप तो आ रहा है। यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपको टेस्ट कर रहा हूं। बीइंग द फाइनेंशियल कंसल्टेंट ऑफ इनशा केमिकल्स, a listed company, you have been approached to advise on certain accounting issues. Accordingly, you are required to explain how the following transactions should be disclosed in the FS for the साल ended 30 जून 2009 in accordance with IFRS. अब आप डिस्पोजल ग्रुप, आपको मतलब यही है कि हेल्ड फॉर सेल, सही है। आपको बेसिकली ये बताना है क्लासिफाई कर भी रहे, करेंगे भी या नहीं करेंगे। आ जाए। In the board meeting held on 1 January 2009, board of directors showed concern over the poor results of one of company's cash generating unit। मतलब आप समझ लें कंपनी का एक CGU होता है बेसिकली एक सेगमेंट। It was principally decided in the meeting that this division should be discontinued। मतलब आप इसमें काम नहीं कर रहे। ICL CEO announced the closure of Lahore division in a press conference held on 15 Feb 2009. He also informed that negotiations to sell the entire division are in progress and sale is expected to be within अगले कुछ महीने। आपने कहा सही है। On June 14, 2009, CEO reported to the board of directors that negotiations with Bashir Limited क्या हो गई है सर, are proceeding well and the disposal of LD is expected to materialize before 31 July 2009. However, it is estimated that the asset would be sold at 95% of their fair value. सर क्लासिफाई कर दूं हेल्ड फॉर सेल या नहीं? 5 बातें। इमीडिएटली अवेलेबल फॉर सेल हो, दूसरा सेल इज हाईली प्रोबेबल, तीसरा मैनेजमेंट की कमिटमेंट और इंटेंशन हो, चौथा एक्टिव मार्केट, पांचवा हमने कहा चांसेस ऑफ विड्रॉल आर लेस। तो क्या कहता है आपका दिल, कर देना चाहिए? क्यों सर? कंडीशंस तो हमने कहा सर मीट कर रही है, सेल भी हाईली प्रोबेबल है, वो कह रहा है 95% वैल्यू पे भी चले जाएगा जो हमने सोचा है इसके हिसाब से। और हमने कहा कि सर कोई चांसेस ऑफ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस कर दिया, अब तो विड्रॉल के चांसेस ही खत्म है ना सर।
अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो हमने कहा इसका जवाब, क्योंकि डिस्पोजल ग्रुप है इसके ऊपर हम आएंगे। सिर्फ मैं आपका यहाँ पर सर क्या टेस्ट कर रहा था, कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहा था कि भैया कॉन्सेप्ट आपका कितने अच्छे से जा रहा है, क्या है। तो हमने कहा सर इसका मतलब ये है कि ये हमें समझ में आ गया कब क्लासिफाई करना है और कब क्लासिफाई नहीं करना। सही है सर। अब आते हैं, अब अकाउंटिंग क्या है, कैसे है सर, उसके ऊपर मैं चाहूंगा इंशाल्लाह हम तबीयत से कल अगली क्लास में जो करें। अब लेकिन सर तो क्या आज की क्लास खत्म है जी? आज की क्लास खत्म यूं नहीं करूंगा, लेकिन उससे पहले जो मैंने कहा ना, हर क्लास के एंड में कुछ ऐसी बात अब मैंने शुरू की FAR 1 FAR 2 में, तो जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी शुरू होनी चाहिए, लेकिन वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं उस लेवल पे समझा नहीं सकता, लेकिन आप लोगों का लेवल बढ़ चुका है, तो वो बातें मैं यहाँ पर करूंगा। और आज मैं आपको एक रियल कहानी सुनाऊंगा जो कि पिछले साल एक सीमेंट कंपनी में हुई है, आप ही के मुल्क में। सही है। सीमेंट कंपनी के अंदर एक फ्रॉड हुआ है, और फ्रॉड आपको पता है किसने किया है? BCom पास लड़के ने। लेकिन आदमी बहुत तेज था वो, उसने बेटा एथिक्स अगर पढ़ा हुआ भी होगा ना, लेकिन वो इविल जीनियस आदमी था। क्यों था? अच्छा, उस बंदे ने कंपनी को जब ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के 1 साल बाद उसने समझा कि यहाँ पर फ्रॉड कैसे किया जा सकता है, और फिर उसने 1 साल समझने के बाद उसने अगले 6 महीने में 11 करोड़ का फ्रॉड किया, और उसके बाद उसने रिजाइन किया। और फिर जब कंपनी को ये बात पता चली, तो कंपनी ने उसको ट्रेस करना शुरू किया, तो ना वो उसके एड्रेस पे वो कोई मिला, उसके घर वाले, ना उसका फोन नंबर लगा, किसी भी तरीके से वो बंदा ट्रेस कंपनी से। अब मैनेजमेंट थोड़ी सी परेशान, मैनेजमेंट नहीं चाहती कि ये बात बहुत ज्यादा पब्लिक हो। सही है, क्योंकि अगर पब्लिक हुई तो हम गए। तो इसीलिए मैं आपको कंपनी का नाम नहीं बता रहा। सही है। वो कंपनी की बेसिकली एक ग्रुप कंपनी में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त काम करता है, उसने मुझे बताया, उसने कुछ ट्रीटमेंट भी पूछे कि यार मैं इनको बता दूंगा, ये तो ऐसे फोन बात नहीं करेंगे डायरेक्टली। सही है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है कि उनको होता है कि यार टीचर वीचर है, कहीं इसके मुंह से नाम निकल जाए। तो खैर, अब आ जाए, मैं सिर्फ आपको कहानी सुनाऊंगा फ्रॉड क्या हुआ है, और ये बात आप लोगों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। सही है, और समझना भी। अब आए सर, फ्रॉड ये हुआ, किसी भी कंपनी में जब कोई पेमेंट होती है ना, तो पेमेंट के ऊपर ऑथोराइज सिग्नेटरीज होते हैं। हर मतलब पेमेंट ऐसे ही नहीं हो जाती, आप लोग देखेंगे, और आपने पढ़ा हुआ भी कहीं होगा, नहीं तो आप जाएंगे, आप वाउचर चेक करते हैं। जब आप वाउचिंग अभी करेंगे, सबसे मुश्किल काम फर्म का, तो उसमें आप जाएंगे तो आप वाउचर्स को जब चेक करेंगे, तो वाउचर होता है पेमेंट वाउचर, उसके पीछे सपोर्ट्स लगी होती हैं, सामने वाली पार्टी की इनवॉइस, बिल वगैरह। होता ये कि सर ये वाउचर बना हुआ है, और उसी के पीछे, उसी थल्ले के पीछे एक सपोर्ट होती है जो उसका एक्चुअल बिल होता है। अब होता ये, जब पेमेंट के लिए डायरेक्टर्स के पास जाता था, तो उनके पास 3 चीजें जाती हैं, वाउचर, बिल, कि वो वाउचर को चेक कर सके, और तीसरी चीज होती थी चेक, और वो चेक पर साइन कर दें। अब बीकॉम वाला बंदा तेज था, वो एक पॉइंट ऑब्जर्व कर रहा था। वो कह रहा था यार जब भी जाते ना इनके डायरेक्टर्स के पास साइन होने, तो वो वाउचर के ऊपर तो साइन कर देते हैं, चेक के ऊपर साइन कर देते हैं, बिल के ऊपर साइन, स्टैम्प कुछ भी नहीं होता। उसने ये चीज पहले एनालाइज की, उसने कहा यार ये कुछ रूम लग रहा है। फिर वो तेज आदमी था, और उसने देखा यार इनके जो बिल आते हैं, जो मेजर वेंडर है, इनमें से कौन कौन पार्टनरशिप है, कौन कौन। क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर एक चीज आप कहते हैं लूप होल है, क्या है, जो कि कंपनी के अंदर नहीं है। कंपनी के अंदर आप उसी नाम की दूसरी कंपनी नहीं खोल सकते, SCCP रोक लेगा। मिलते जुलते नाम की भी नहीं खोल सकते। पार्टनरशिप में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो वेंडर उसने अपना ट्रेडमार्क नहीं लिया हुआ ना, तो आप उसके नाम की पार्टनरशिप खोल सकते हैं। बशीर एंड कंपनी अगर एक पार्टनरशिप है, सही है, तो आप भी बशीर एंड कंपनी एक पार्टनरशिप खोल सकते हैं। तो उसने आइडेंटिफाई किया कौन कौन से ऐसे वेंडर हैं जो पार्टनरशिप है, और जिनका ट्रेडमार्क, उसने उन्हीं के नाम की अपनी पार्टनरशिप खुलवाई, उनके बैंक अकाउंट भी खुलवाए। अब होता ये था कि वो मुसलसल वेंडर थे, तो उसने किया ये कि उनके पुराने बिल निकाले, 1-1, 2-2 महीने पुराने बिल, जिनकी ऑलरेडी पेमेंट हो चुकी है, और इस दफा वाले नए बिल भी थे जो कि जेन्युइन बिल थे।
तो 4 जेन्युइन के साथ 5वां एक पुराना लगा दिया, और उसके नाम का चेक भी बशीर एंड कंपनी के नाम के अकाउंट का बनवाया। सही है, तो 4 चेक जेन्युइन बशीर भाई को गए, 1 चेक इसके पास। अब लेकिन यहाँ पर एक और चीज, हर कंपनी में पेमेंट तो हो जाती है, सब कुछ हो जाती है, उसको चेक करता है बहुत सारी इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। अब ये बात भी उसको पता थी, उसने इंटरनल ऑडिट के भी 2 लड़कों को बुलाया, पूरी स्कीम समझाई, बोला भाई मैं तो कर रहा हूं, तुम भी आ जाओ, सब मिलके कमाएंगे, रातों रात अमीर, है ना सर? 6 दिन में पैसा 4-6 गुना, डबल भी नहीं। सही है। अब उसने ये पूरा कल्यूजन की उनके साथ, और ये किया, और 11 करोड़ रुपए का चूना लगा। उस टाइम पे उस कंपनी का हाफ ईयर रिव्यू चल रहा था। उस बंदे ने रियलाइज कर लिया होगा कि यार ये अब ऑडिटर आएंगे, चीजों में घुसेंगे, वैसे तो कंपनी में कोई पूछता उछता नहीं है, इसने कहा यार ये चीजों में घुसेंगे, कुछ मसला हो सकता है। उसने 7वें महीने में रिजाइन दिया। वो 1 साल सही किया, 6 महीने, 1 साल खत्म होने के बाद उसने कार्रवाई की, क्योंकि ऑडिटर एनुअल ऑडिट में था, वो तो पिछला साल तो सब कुछ सही था। इस साल की उनको चीजें बोले, अजर भाई आप ऑडिट करते हैं दिसंबर 2022 का, और आप खड़े में फरवरी 2023 में, तो आप फरवरी 23 के लेजर थोड़ी देखते हैं, आप तो 22 के ही देख रहे होंगे। उसने जनवरी फरवरी 23 में काम करना शुरू कर दिया। जून खत्म हुआ, जुलाई में उसने रिजाइन दिया, अगस्त में वो टाटा, और उसने अपने 2 दोस्तों को भी बोला तुम भी आहिस्ते आहिस्ते करके निकलना शुरू हो। तो उस, और ऑडिटर भी हाफ ईयर रिव्यू में पेलता ही है काफी चीजें ना, ये वो। सही है, तो ऑडिटर को भी रिव्यू चल रहा था, उसके दोनों दोस्त भी खत्म, टाटा। हाँ, ईयर एंड पे ऑडिटर वापस है, तब उन्होंने पकड़ा, बोला यार ये कुछ चीजें आपकी रिकंसिलेशन हो नहीं रही, क्या आपकी ये पेमेंट इतनी है वो, क्योंकि वो बंदा अकाउंटेंट था, बैंक रिकॉन उसके हाथ में थी, तो रिकॉन में वो घुमा रहा था। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट वालों को पता था। 11 करोड़ का टोटल एस्टिमेट निकला कि उसने इस तरीके से चूना लगा दिया। सिर्फ एक गलती कि अगर उस टाइम पे वो डायरेक्टर्स वगैरह यहाँ पे कोई पेड का स्टैंप या साइन कर देते ना इनवॉइस पे, ये होते हैं इंटरनल। जब आप जाओ ना तो वाउचर पे ये चीजें देखा करो, नहीं तो सर ये अगर उसको पता था, वरना यूजुअल कंपनीज यहाँ पे पेड का स्टैंप लगाती हैं। सही है, लेकिन उसने ये बात आइडेंटिफाई कर ली कि ये काम तो 11 करोड़, वो ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत मशहूर बिजनेसमैन का ग्रुप है, लेकिन उस मैनेजमेंट अब नहीं चाहती कि ये ज्यादा बात आगे, तो उन्होंने ऑडिट को तो किसी तरीके से संभाल लिया। मैं नहीं बताऊंगा, बोलो ऑडिट फर्म को तो बोला भाई छोड़ो, जितना होता है जो होता है जाने, हम इसको किसी और तरीके से, लेकिन आप लोग, मेरा बच्चा क्या ये बात समझे सर कि हमें एज एन ऑडिटर भी ये सब चीजें अच्छे से करनी है, देखनी है। क्विकली रिवाइज करते हैं अब तक जो हम IFRS 5 पढ़ चुके हैं। IFRS 5 का हमने पढ़ा सर ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने पढ़ा नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, उनको अलग से बता दिया जाए, और डिस्पोजल ग्रुप्स को भी, ताकि आप पहले से इशारा दे दें कि भैया ये मसाइल हो रहे हैं। ठीक है सर। फिर हमने कहा कि भाई जिसको भी मुंह चाहे तो उठा के हम क्लासिफाई करने, बोला नहीं, बोला क्लासिफिकेशन के लिए इसके याद रखना कि इसके अंदर 5 क्राइटेरिया मीट होनी चाहिए। पहली चीज इमीडिएट कंडीशन में अवेलेबल फॉर सेल हो। लेकिन फिर मैंने इसमें एक शरारत भी डाली, जब हमने पहली एग्जांपल की तो उसमें मैंने आपको क्या समझाया कि मैंने कहा कि भैया अगर अगला बंदा कहता है ऑर्डर के साथ मुझे बेचे तो इमीडिएट कंडीशन में। दूसरी कंडीशन सेल इज हाईली, मतलब प्राइस रेलेवेंट हो, तुम्हें लगता हो बिक जाएगा, चीज की डिमांड भी है। तीसरा, मैनेजमेंट आपकी क्या होनी चाहिए, कमिटेड होनी चाहिए। चौथा, एक्टिव मार्केट भी कर रही हो उसको, एक्टिवली उसको मार्केट भी कर रही हो। और पांचवा, चांसेस फॉर विड्रॉवल बहुत ज्यादा। अगर ये 5 बातें पूरी हुई तो क्लासिफाई, जब क्लासिफाई हो जाएगा तब अकाउंटिंग क्या होगी, लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस, ये देखेंगे अगली क्लास में। और इम्पेयरमेंट कहां जाएगी, हाँ, जो बहुत बड़ा बेनिफिट है क्लासिफिकेशन के बाद कि कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगी। सही है सर। और हमने कहा बिफोर क्लासिफिकेशन सब कुछ वही करना है जो कि उसके पहले वाले स्टैंडर्ड में तो हम करते थे। अब बिफोर आफ्टर की जो बाकी कहानी हम देखेंगे अगली क्लास। अब हमारी क्लासेस सर कब होंगी, और कुछ एक और इंपॉर्टेंट बात, सर क्लासेस होंगी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अभी क्योंकि ऑफ सीजन है तो मेरा नहीं ख्याल कि मसला, हाँ हम कोशिश ये कर सकते हैं कि क्लास के, मैंने पिछली क्लास 6:30 बजे रखी थी, कुछ बच्चों ने कहा सर थोड़ा सा देर से रखें, क्योंकि हम जब फर्म जाएंगे तो हमें वापसी पहुंचने में थोड़ा टाइम, ये वैसे तो अभी आप ठंड मचाएंगे
4 साढ़े 4 बजे आप फर्म से निकल आएंगे, बेशक आप जितने भी करें, और जितना एंजॉय करना है ये आने वाले हफ्ते में कर लो। सीनियर छुट्टी पे, फर्म में काम का, मैं कोई तुम्हारा नाम भी नहीं जानता। जहां तुम्हें फर्म के लोगों ने नाम जानना शुरू किया तो अब तुम्हें असिस्टेंट मैनेजर बुला लेंगे, अच्छा इसको बुला के आ जाओ। लेकिन अभी कोई नाम नहीं जानता तो गुमनाम ही की जिंदगी एंजॉय करो। अच्छा सर, लेकिन एक एडवाइस है मेरी कि सर देखें, जो बच्चे फिजिकल हैं और ऑनलाइन हैं, उन बच्चों को मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर ये मुसलसल तसलसल बरकरार रखें तो एक अच्छा है। नहीं सर आगे जाके ना आपको देखें, मैं आपको सच बताता हूँ, ऐसे बच्चे जिनका ना कहीं ना कहीं हमें नीचे गोल्ड मेडल की उम्मीद थी, उनके गोल्ड मेडल नहीं आया। अभी उनके FFR की अटेम्प्ट है, वो बच्चे 2 ही पेपर दे रहे हैं और उनका मैसेज फोन आ रहे हैं कि सर IFRS 2 छोड़ दें, लेक्चर ही नहीं लिए। क्यों सर? शुरू में बच्चा कहता है यार अभी तो बहुत टाइम है, करेंगे आराम से रिकॉर्डिंग। हाँ, अगर कोई रिकॉर्डिंग पे भी है तो उस बच्चे को कह रहा भाई तुम हफ्ते में ना फर्म में जाई भी हो, वीकेंड बना लो कि वीकेंड में रिकॉर्डिंग निपटानी है। अगर एक वीकेंड अगर रुका तो दूसरा और टॉपिक छूटेंगे। सर याद रखें, और मैं आपको अभी से बता रहा हूं, देखो ये जो 6 महीने ना बड़े सुकून से गुजार दो। अगले जो जून वाला ईयर एंड होगा ना, वो पाकिस्तानी मार्केट में, देखो जो फाइनेंशियल वाले बच्चे होंगे उनके लिए ये दिसंबर वाला पीरियड भी उनके लिए खतरनाक ज्यादा होगा। जून वाले में थोड़ा सुकून होगा, लेकिन मेजॉरिटी बच्चा जो मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, वो बच्चा जून वाले पीरियड में उसके पास जिंदगी में टाइम ही नहीं होगा। तो आप ये भूल जाएं कि आप जुलाई अगस्त में, अगर आपको कोई अच्छा ढंग का क्लाइंट मिल गया, बड़ी अच्छी कंपनी, जुलाई अगस्त शायद सितंबर में भी पढ़ पाएंगे। फिर अक्टूबर नवंबर तो आपके अटेम्प्ट की छुट्टियां आ गई। तो आप याद रखें कि सर ये बेसिकली आप उस टाइम में अगर क्लासे ही ले पाए ना, अच्छा है। लेकिन अगर आपने जो जो क्लासें देखें सर, अगर आपने जून तक की क्लासें ये ले ली ना, जून के अंदर ही यहाँ तक खत्म कर ली, तो दैट्स फाइन। क्योंकि जुलाई अगस्त पाकिस्तान में बहुत बुरा गुजरता है, और फर्म में आपको नहीं पता होता, यू नेवर नो, बच्चों के पास क्लास देने के टाइम नहीं तो 2-3 महीने का गैप आता है, उसके बाद एकदम से लीव्स आती हैं, उसमें फिर बच्चा क्लासें कवर करता है तो फिर एक आध पेपर ड्रॉप करता है। तो कोशिश ये करनी है चीजों को स्मार्टली करें। और वैसे भी देखें, अभी आप लोग जब हैं तो अभी तो आप लोगों को सब कुछ अच्छा लग रहा है, दुनिया में बड़ी रंगीनियां लग रही है, फर्म की दुनिया अलग है, सही है। वो बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने, हमारे टाइम पे PWC ऐसा कुछ भी नहीं करता था। अब हमें भी कभी कभी होता है कि यार चलो अच्छे कुछ अच्छे काम कर रहा है, थोड़ा सा जलन भी होती है। अभी आप लोग की फोटो आएंगी कि वो ज्वाइनिंग PWC, ये वो, सही है। जैसे आपको एक शुरू में, सही है, जैसे आपको शुरू में, सही है, एक ये आती है PWC अक्सर ये तस्वीरें डालता है कि हमारे ये ट्रेनीज आई है, वो एम्प्लॉइज की भी अक्सर डालता है। और जो शुरू में आपको एक पैक मिलता है जिसके अंदर बॉटल होती है, सब चीजें होती हैं, सही है। हमारे टाइम पे अल्लाह माफ करे जो ये करते थे हमारे साथ, आपको नहीं पता, अभी लैपटॉप शैपटॉप देते नहीं देते? अब आपको पता है हमारे टाइम पे, ये हमने जिस टाइम पे ऑडिट किया है, 10 लोगों की टीम में 6 लैपटॉप देते थे। मतलब हमें शुरू में तो मिलता ही नहीं था, क्लाइंट टू क्लाइंट लैपटॉप होते थे। और उसमें भी जब आप क्लाइंट पे लेके पहुंचते थे तो पता चलता था कि 6 में से 5 तो खराब है। फिर आप IT डिपार्टमेंट जाते थे, वो IT डिपार्टमेंट होता था, मुझे याद है दूसरे फ्लोर पे जो है ना, वो उनके अलग नखरे सुनो। वो बोले 4 दिन बाद मिलेगा, 5 दिन बाद, और ये सारी ख्वारी बेचारा जूनियर करता था, सारी ख्वारी जूनियर। अब मेरे हिसाब से अब आप लोगों को लैपटॉप वैपटॉप अगर मिल गए तो ये बहुत अच्छी चीज है, फर्म ने आपको फुल शशका दे दिया है। तो याद रखें कि सर ये शशका जो है ऐसा ही नहीं देता, फर्म को पता है कि इनको शशका दिया है तो इनसे काम भी, तो बेस्ट ऑफ लक सर ये जाए। लेकिन हाँ, मैं कह रहा था कि अभी आप दुनिया में दोस्तों को भूल जाएंगे, कुछ दोस्त होते हैं, कोशिश ये क्या करें, इसीलिए एक क्लास कम से कम सैटरडे वाली क्लास कोशिश ये क्या करें, जो बच्चे पहुंच सकते हैं फिजिकल वो फिजिकल ले लें। तो कम से कम जो फिजिकल पहुंच सकते हैं, सही, जो ऑनलाइन ले रहे हैं वो तो मजबूरी है कि ऑनलाइन ही कहीं दूर लेते हैं किसी और सिटी में, तो सर ताकि कम से कम आपके दोस्तों से तो मिल लो। क्योंकि साल अभी जो लगता है ना कि जिन दोस्तों के बगैर गुजारा नहीं होता, कसम से एक फीलिंग ऐसी आएगी तुम्हें 2-2.5 साल के बाद, उनसे बात भी नहीं होती और ना बात करने की जरूरत महसूस होती है। सही है सर। तो ये दोस्तियां भी आपकी खत्म, सब कुछ खत्म, नए दोस्त भी बनेंगे, अलग दुनिया है। लेकिन टेंशन ना लें, इसके अलग खूबसूरती है, सही है। सर एक बच्चा पूछ रहा है अगर सीजन ऑन होगा दिसंबर में तो कैसे लेंगे क्लासेस? तो मैं सीजन के अंदर थर्सडे वाली क्लास खत्म कर दूंगा और होगी फ्राइडे
सैटरडे। एक और इंपॉर्टेंट स्पीड रिपीट कर रहा हूँ, शुरू में कही थी, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर अभी हमारे पास फ्री टाइम है तो हम चाहते हैं कि हम कोई रिकॉर्डिंग देख लें, तो बिल्कुल देख सकते हैं। हम निम्रा से बात करके उससे जून 23 का एक्सेस ले लेंगे। उसमें आप IFRS 5 साथ साथ करेंगे और उसमें IFRS 15 करना शुरू हो जाएंगे। सही है सर? तो आप दिसंबर के अंदर IFRS 15 और IFRS 5 दोनों निपटा सकते हैं। तो सर हम मिलेंगे। सर कुछ सवाल था? 15, हाँ वही ना, तो 5 साथ साथ करेंगे और 15 जो है। सर एक बच्चे का सवाल है, अगर नॉन करंट एसिड के अमाउंट मटेरियल ना हो फिर भी उसको IFRS 5 की तरह करेंगे? जी बेटा, यहाँ पर हम बेसिक अकाउंटिंग सही होती है, उसमें मटेरियलिटी नहीं देखी जाती। चोरी 1 रुपए की हो, 20 रुपए की हो, चोरी चोरी होती है। ऑडिट में हाँ, चोरी पकड़ने के बाद आप 1 और 20 रुपए का फर्क करते। तो चले सर हम मिलेंगे थर्सडे। जी इंशाल्लाह मोहम्मद, हमने कहा हम मिलेंगे अब थर्सडे। कितने बजे? 6:45 बजे क्लास शुरू कर देंगे। 6:45 मतलब 6:50 55 तक तो मुलाकात होती है थर्सडे। अल्लाह हाफिज। कोई सवाल है तो ऑनलाइन वाले बच्चे पूछ सकते हैं।